So I met with an accident 1 month back. I had a cover of rupees 25 lakhs. I had a knee fracture. I had a partial ligament tear. I was admitted in Bridge Candy Hospital for 2 days. You would be shocked to know that my bill for 2 days was टेंडन खाली कट हुआ था घर पे, राइट। बॉम्बे आए, HN रिलायंस में एडमिट हुए, 2 दिन माइनर सर्जरी, 5 लाख रुपए का खर्चा आया फॉर 2 days। my god. डायलिसिस इन्होंने 12 बार महीने में लिखा है और लिखा 15,000 रुपये पर मंथ, मतलब 12 बार का कॉस्ट है 15,000 रुपये, राइट। आई एम गिविंग यू अ रियल एग्जाम्पल। माई फादर इज अंडरगोइंग डायलिसिस राइट नाउ, पर डायलिसिस कॉस्टिंग $5,000। तो अगर महीने में 12 बार होता है तो 60,000 है। सो डोंट गो बाय दीज फिगर्स। I just was talking to someone and they mentioned that one of their relatives got a heart attack and he was 26. My god, मतलब 25-26 साल की उम्र में लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। 40% हार्ट पेशेंट्स आर एज बिटवीन 25 and 35 years। What are you saying? Seriously? कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का जो पहला धर्म है, ये पहला रूल है जनरली वर्ल्ड ओवर, नॉट इन इंडिया, इज टू फाइंड अ ग्राउंड टू रिजेक्ट द क्लेम। उनको एक मौका मिलना चाहिए, आप क्यों वो मौका दें? इस सच आप स्मोकिंग करते हो तो लिख दो आई स्मोक 4 cigarettes a day। Well, let's say someone who's earning 6 lakhs per annum, खर्चे हो गए assuming 30,000 per month, तो इसको कितने का कवर लेना चाहिए और कितना प्रीमियम भरेगा ये? और मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। माय कजिन एंड हिज फ्रेंड वेर ऑन अ मोटरसाइकिल, रात को 8 बजे मेट विथ एन एक्सीडेंट, लॉस्ट देयर लाइव्स। 21 year old। My god. मेरे साथ एक इंटरेक्शन हुआ था विद एन इंश्योरेंस एजेंट एंड ही वाज ट्राइंग टू टेल मी दैट गो फॉर द रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान एंड ही वाज टेलिंग मी कि आपको पूरा पैसा आ जाएगा। ये मिस सेलिंग ही है ना फिर तो ये शॉर्ट मिस बिल्कुल मिस सेलिंग सेलिंग है। है। तो ये किसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं इंडस्ट्री में? आपको पता है मैंने बहुत टाइम तक हेल्थ इंश्योरेंस लिया ही नहीं था एंड 25th बर्थडे पे मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया था एंड लाइफ इंश्योरेंस तो मैंने अभी तक नहीं लिया है। आज हमने एक इंश्योरेंस एक्सपर्ट को बुलाया जो आपको हेल्प करेगा जानने के लिए कि आपको इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए एंड कौन से टाइप का प्लान लेना चाहिए, कितना प्रीमियम भरना चाहिए, कितना अमाउंट का कवर लेना चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लेम्स कैसे आपको मिलेंगे अगर आपके साथ कुछ भी हो जाता है तो। वी हैव इन्वाइटेड मिस्टर गजेंद्र कोठारी हु इज द को-फाउंडर ऑफ एटिका वेल्थ मैनेजमेंट फॉर द 3rd टाइम एंड ही इज गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट हिज इंश्योरेंस पॉलिसीज, एक्सीडेंटल डेथ कवर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्रिटिकल इलनेस कवर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए एंड ऑल योर क्वेश्चंस अबाउट इंश्योरेंस हैव बीन आंसर्ड इन दिस पॉडकास्ट इटसेल्फ। Also, I was checking my YouTube analytics by the way and 88.7% of our audience who's consuming our content have not subscribed to our channel. अगर मैंने आपको कोई भी फॉर्म में थोड़ी सी भी वैल्यू प्रोवाइड की होगी तो I'd sincerely request you to subscribe to the channel so that we can bring you the best quality of guests and ask the most relevant questions in the shortest amount of time. So if you are someone who wants to understand कि इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए and कहाँ से लेना चाहिए, make sure to watch this entire episode till the end. Hi Gajendra, welcome to another episode of Conversation with Kushal. कैसे हो आप? बिल्कुल कुशल, थैंक यू। ग्रेट टू बी बैक 3rd टाइम। मैं तो सोच रहा हूँ आपके साथ एक मंथली सीरीज लॉन्च करूँ। आपके पास इतना कंटेंट और इतना नॉलेज है ना, इतना मजा आता है आपसे बात करके, कोई तो भी लॉन्च ही करना चाहिए आपके साथ। नहीं बिल्कुल है। आई थिंक यही एक अच्छा मीडियम है जहाँ मैं 20 साल का जो मेरी नॉलेज शेयरिंग है, जो गलतियाँ मैंने लाइफ में की है, वो अगर हम वाइडर ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं तो दिस वुड बी ग्रेट इनिशिएटिव। सबसे पहले तो बताओ कि लोगों को इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए आपके हिसाब से? भगवान आपको कभी दूसरा मौका नहीं देगा। और मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। मेरे अंकल हैं, ओन अंकल, रियल अंकल, उनका एक बेटा बॉम्बे रहता था। 21 साल की उम्र में बाइक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। 2013 फ्रेंडशिप डे, दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करने 4-5 लोग मोटरसाइकिल पे गए और 2 लोग वापस कभी नहीं आए। माई कजिन एंड हिज फ्रेंड वेर ऑन अ मोटरसाइकिल, रात को 8 बजे मेट विथ एन एक्सीडेंट, लॉस्ट देयर लाइव्स। 21 year old। माय गॉड, राइट। एक बेटा एक बेटी। चलो हम बेटे को वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन वो 21 साल की उम्र था और अब कमाने के उसके दिन आ रहे थे। पेरेंट्स ने पूरी लाइफ की मेहनत उन पे की। अब जब बेटे का टाइम आया कि पेरेंट्स को हेल्प करें, बेटा नहीं है। अब मेरे जो अंकल हैं, चलो हमारी जॉइंट फैमिली है तो चलो फैमिली में फाइनेंस की टेंशन नहीं है। अगर वही सिंगल होते तो वो 65-70 में भी उनको पैसे कमाने पड़ते, रिटायरमेंट के लिए वो सोच नहीं सकते थे। तो अगर आज वो बेटी की इंश्योरेंस ली हुई होती, 1 करोड़ 2 करोड़, तो कम से कम वो रकम काम आ जाती। और ये मौका भगवान आपको सेकंड टाइम कभी नहीं देगा। डेथ चली जाती तो वापस कोई आदमी नहीं आ सकता है। इसीलिए हम फर्स्ट थिंग बोलते हैं कुशल कि जिस दिन आप जॉब शुरू करें, आप इफ़ यू बिकम द ब्रेड विनर इन द फैमिली, द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज़ गेट अ टर्म इंश्योरेंस प्लान फॉर योर सेल्फ नेक्स्ट डे। डोंट इवन डिले इट बाई अ वीक और 10 days बिकॉज यू डोंट नो वेदर कल सुबह हम उठेंगे कि नहीं उठेंगे। लाइफ कैन बी सो अनप्रेडिक्टेबल। सो फर्स्ट थिंग, आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, टर्म प्लान। वो प्रोटेक्ट कर लिया। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो हेल्थ इंश्योरेंस होती है।
बहुत लोग जब मेरे से बात करते हैं तो वो लोग हेल्थ इंश्योरेंस को प्राइमरी देते हैं, जैसे आपने कहा कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस पे सोच रहा था। हेल्थ इंश्योरेंस में भी क्या है, अगर आपने 6 महीना डिले किया, जैसे आपका एक्सीडेंट हुआ, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं थी और आप हॉस्पिटल में गए, 50,000 का खर्चा आया, ठीक है, वो दुख लगता है खर्चे, आप उसे सोचते हो काश हेल्थ इंश्योरेंस होती तो वो खर्चा नहीं लगता, बट कोई बात नहीं, इस बार गलती हुई है, आप सीख सकते हो, नेक्स्ट टाइम के लिए प्रोटेक्ट कर लिए। लाइफ इंश्योरेंस ऐसी चीज़ है जहाँ आपको सेकंड चांस नहीं मिलेगा, इसीलिए हम हर मीटिंग में फर्स्ट चीज़ हम जो इन्वेस्टर्स को बोलते हैं, अगर आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, वाइफ, स्पाउस, बच्चे, पेरेंट्स, प्लीज़ गो एंड गेट योर सेल्फ एडिक्वेट टर्म इंश्योरेंस प्लान। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स, वो बात की बातें हैं, बट फिर भी इतना कुछ बताने के बाद भी लोग सीरियस नहीं लेते हैं। लोग बोलते हैं नहीं मुझे SIP पहले चालू करनी है, टर्म इंश्योरेंस में बाद में लेता रहूँगा। ये अक्सर लोग गलती करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ है जो टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस में भी बहुत सारे प्लान्स होते हैं, एंडाउमेंट प्लान्स, जो मैं आपको इस स्लाइड में दिखाना चाहता हूँ। तो एक काम करते हैं, अपना डिस्कशन भी लेट्स ब्रेक इट डाउन इनटू 2 पार्ट्स, देन लाइफ इंश्योरेंस को पूरा कवर करते हैं इन बिल्कुल। डिटेल, एंड देन फॉलोड बाय हेल्थ इंश्योरेंस, एंड अगर और भी कोई टाइप का अगर रिटेल इंडिविजुअल के लिए होगा तो वो कर लेंगे। बिल्कुल। तो ठीक है, आप एक लाइक लाइफ इंश्योरेंस में एक्सप्लेन करोगे कि लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज द बेनिफिट ऑफ टेकिंग दीज पॉलिसीज, एंड इसको व्हाई शुड वी नॉट कंसिडर इट एज एन इन्वेस्टमेंट? यस, सो आप ये जो सारी पॉलिसीज़ देख रहे हैं ना, ऊपर की जो 5 पॉलिसीज़ हैं, ये सब सेविंग्स प्लस इंश्योरेंस प्लान्स हैं, मतलब या इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्लान्स। बिकॉज इंडिया में नॉर्मली आज से 20, 30, 40 साल पहले से जो लोग खरीद रहे हैं, उनको हमेशा एक इंश्योरेंस कभी समझ नहीं आता था कि मैं प्रीमियम भर रहा हूँ और अगर 20-30 साल मुझे कुछ नहीं होता है तो मेरे हाथ में कुछ पैसे वापस नहीं आते हैं। तो इसलिए इसी चक्कर में लोग इंश्योरेंस लेते नहीं थे। तो इसीलिए ये इन्वेस्टमेंट्स प्लान्स लाए गए होल लाइफ की, चलो 25 साल आप प्रीमियम देते रहो, अगर डेथ हो गई तो आपकी फैमिली को सम एश्योर्ड मिलता है, डेथ नहीं हुई तो आपने जितने प्रीमियम भरे हैं विद सर्टेन बोनस या रिटर्न्स आपको वापस आएंगे। और गवर्नमेंट भी टैक्स बेनिफिट आपको देती थी, सो दैट पीपल गो एंड टेक इंश्योरेंस। बिकॉज कंपेयर टू डेवलप्ड नेशंस, हमारे देश में इंश्योरेंस की जानकारी बहुत कम है और हर आदमी ये सोचता है कि आज मुझे क्या होने वाला है। एट 30 आई डोंट थिंक ऑफ डाइंग एट 31, कोई प्लान नहीं करता, बट ये तो हो सकता है। तो टू प्रोमोट दिस, यू नो, ऑल दिस इंश्योरेंस पॉलिसीज केम, सेविंग्स प्लान। बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, ये जो भी होल लाइफ पॉलिसी है, एंडाउमेंट मनी बैक, ये नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि इसमें 25-30 साल का हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखा, बनने के बाद अगर कुछ नहीं होता है, आपके हाथ में जो पैसा आता है वो हार्डली 5-6% रिटर्न के आता है। तो नीदर यू आर एडिक्वेटली इंश्योर्ड, क्योंकि उसमें बहुत सारा पैसा जो है आपका कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट इज वेरी हाई, एंड विल डिस्कस ऑन कमीशंस एंड अदर थिंग्स, एंड दे डोंट इन्वेस्ट इन इक्विटीज़, दे इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स में 7-8% से ऊपर रिटर्न नहीं आते हैं, इसीलिए जो नेट रिटर्न इन्वेस्टर्स को 25 साल बाद में आता है वो 6% के आसपास रिटर्न आता है। तो नीदर इट इज़ अ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज अगर आपको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना है, म्यूचुअल फंड्स में जाओ, 12-13-15% आप कमा सकते हैं। और इंश्योरेंस लेना है तो टर्म प्लान जो हम डिस्कस करेंगे, बट जनरली आज तक हम जो देखें, एंड इंश्योरेंस इज नेवर बॉट, इट इज़ ऑलवेज सोल्ड। पहले म्यूचुअल फंड्स में भी यही होता था कि म्यूचुअल फंड वॉज नेवर बॉट, इट वॉज ऑलवेज सोल्ड। बट थैंक्स टू दिस पॉडकास्ट एंड पीपल हैव सीन पॉजिटिव एक्सपीरियंस, नाउ पीपल कम टू यू एंड से मुझे SIP करनी है, तो यू डोंट हैव टू नाउ पुश फॉर म्यूचुअल फंड्स और SIP। बट इंश्योरेंस में आज भी ऐसा है कि यू हैव टू पुश फॉर इट। नोबडी वेक्स अप इन द मॉर्निंग एंड सेज नहीं आज मुझे टर्म प्लान खरीदना है या मुझे इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदना है। तो आई वुड से अगर आपको इंश्योरेंस लेना है, प्योर टर्म इंश्योरेंस कवर लो, मतलब प्योर रिस्क प्रोटेक्शन। डोंट बाई सेविंग्स कम इंश्योरेंस प्लान, बिकॉज वहाँ पे इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन कवर भी कम है और 25 साल बाद जो आपको पैसा मिलेगा वो भी बहुत कम मिलेगा, तो आप दोनों जगह लूजर हो। अब व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज दैट नेवर mix your investment with insurance. Absolutely. So basically your investing journey should be separate, which is mutual funds, stocks Yes. and all, and insurance should be separate. Insurance में ऐसे मत देखो कि 5% रिटर्न है, 6% है, वो that is a very wrong mindset. That is a very wrong mindset. आपको इंश्योरेंस लेना है, इनफैक्ट सबसे पहले इंश्योरेंस लो, म्यूचुअल फंड या SIP शुरू करने से पहले टर्म इंश्योरेंस जाके खरीदो, कोई भी कंपनी से आप खरीद सकते हो। एंड दैट इज वाई आई हैव रिटन इन माई नेक्स्ट स्लाइड विच इंश्योरेंस प्लान शुड आई बाय। सी इंश्योरेंस का मतलब क्या हो गया, आप डिक्शनरी मीनिंग देखोगे, इट इज प्रोटेक्शन, रिस्क कवर। तो रिस्क कवर के लिए आप जा रहे हो, आप पैसे कमाने के लिए नहीं जा रहे हो वहाँ से, इसलिए डोंट गो फॉर सेविंग्स प्लान एंड इन्वेस्टमेंट प्लान। उसके लिए हैं ऑप्शंस, PPF है, FDs है, प्रॉपर्टी है, म्यूचुअल फंड्स है, बट रिस्क कवर करना है अपने को, तो उसके लिए टर्म इंश्योरेंस इज द ओनली आंसर। नाउ व्हाट इज टर्म प्लान, बहुत कम लोगों को पता है। टर्म प्लान आपको एक कवर देता है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। सो सपोज यू आर 24-25, आपके ऊपर अगर कोई डिपेंडेंट हैं आज, सपोज आपके पेरेंट्स हैं, तो आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई आप यू आर नॉट मैरिड राइट नाउ,
एंड सपोज योर पेरेंट्स आर इंडिपेंडेंट, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो आज आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट नीड टर्म इंश्योरेंस प्लान. The day you get married and if your spouse is not working, she is dependent on you, then again you will need a term plan. And particularly if you have children later on, then you should have a term plan because now you have a dependent member in the family. बट एक बात बताओ, एग्जैक्टली मेरी सेम थिंकिंग है कि मेरा भी टर्म इंश्योरेंस नहीं है बिकॉज माई पेरेंट्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मी. आई डोंट हैव अ फैमिली, मतलब इन द सेंस आई डोंट हैव Immediate चिल्ड्रन एंड family, ऑल. yes. एंड द थिंग इज दैट मेरे को ये पूछना है कि अगर सपोज बाद में मेरे को लेना ही है सपोज टर्म प्लान, तो उसके इंश्योरेंस प्रीमियम्स बढ़ जाएंगे. बट और अगर मैंने अभी लिए तो इंश्योरेंस प्रीमियम्स कम हो गए, तो स्टिल यू सजेस्ट दैट कि बाद में ही लेना चाहिए? हाँ, एज अ रूल ऑफ प्रूडेंस बाद में ही लेना चाहिए. हमें इतना वरी नहीं करना चाहिए कि बाद में प्रीमियम क्या होगी क्या नहीं, राइट? और वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है. क्योंकि अगर आपने 5 साल नहीं लिया आपने, तो 5 साल आपने प्रीमियम दिया भी तो नहीं है ना. वो सेविंग करके आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया तो कम से कम उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी. तो वो इट डजंट रियली मेक मच ऑफ अ डिफरेंस. फाइनली आई एम आस्किंग कि आपको जब ज़रूरत ही नहीं तो हम क्यों लेना है? यू नो, फर्स्ट थिंग सिंपल प्रिंसिपल. सेकेंडली, लेना है तो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए स्पेसिफिक अमाउंट, एंड हेंस प्रीमियम इज़ वेरी लो. टर्म प्लान का जो प्रीमियम होता है ना, बहुत कम होता है. इसीलिए हम जनरली एडवाइस करते हैं आप जब यंग होते हो तब लो, बट ज़रूरत होने पर. आप यंग हो इसका मतलब ये नहीं है कि आज आपको ले लेना है, क्योंकि आपको ज़रूरत ही नहीं है. जिस दिन ज़रूरत होगी उस दिन आप ले लो. तो प्रीमियम बहुत लो होता है. इसमें आपको कभी रिटर्न ऑफ प्रीमियम नहीं मिलता है. सो सपोज आप 30 में आपने डिसाइड किया कि मुझे लेना है और आपने 60 तक लिया, तो 30 साल तक आपको वो, सपोज 1 करोड़ आपकी उम्र में 30 साल में 1 करोड़ की प्रीमियम होगी 25,000 रुपये. 25,000 per annum you have to pay for the next 30 years. If something happens to you in next 30 years, your nominee gets 1 CR. समथिंग हैपेंस, आई थिंक डेथ हैपेंस. Death. ठीक है. Only death. In term plan, it is about death. ओके. If you live beyond 60, then आपके सारे प्रीमियम forfeit हो गए. ओके. 30,000 जो आपने भरे हैं 30 साल, वो forfeit हो गए. इसीलिए ये रीजन है क्या कि बहुत लोग नहीं लेते इंश्योरेंस? बिकॉज देन इट सीम्स लाइक अ वेस्टेज ऑफ मनी. नो, Yes, because they think 60 तक क्या होगा मुझे, यू नो. मैं दिस इज समटाइम्स लाइक यूजुअल ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अभी कुछ नहीं होने वाला. बट यू शुड प्लान फॉर वर्स्ट थिंग्स व्हेन यू आर इन द गुड टाइम्स. यू नो, जब बारिश होती है ना, तब आप छत बनाने की नहीं सोचते हो. जब सनशाइन होती है तभी आप सोचते हो जिस दिन बारिश आएगी तो छत रहेगी तो काम आएगी. तो आज ली हुई है तो काम आएगी. इन माई ब्रदर्स केस आई सेड, हमने किसी ने सोचा था कि 21 में ऐसा हो जाएगा, राइट? सो यू शुड टेक फॉर दैट स्पेसिफिक पीरियड. सो अगर डेथ हो गई तो नॉमिनी को सम अश्योर्ड मिल जाता है. इट इज़ द बेस्ट पॉलिसी टू गेट योर लाइफ कवर प्रोटेक्टेड. अच्छा, अब लोगों को कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए, ये भी एक सवाल है. तो जितना यंग आप रहते हो उतना ज़्यादा मिलने का चांसेस रहते हैं. तो व्हेन यू आर 24, 25 एंड यू आर वर्किंग, यू हैव एन इनकम. सो टर्म इंश्योरेंस के लिए क्या है ना कुशल, आपके 3 साल का ITR रिकॉर्ड लगता है. अगर आप जॉब करते हो तो आपकी पे स्लिप्स लगती है. आपका बिजनेस है तो आपको ITR फर्निश करना पड़ता है. टर्म इंश्योरेंस आपको आपकी एक्टिव इनकम पे मिलता है, आपकी पैसिव इनकम पे नहीं मिलता है. इन द सेंस अगर आपके पास प्रॉपर्टीज़ है, वो आपसे इनकम प्रूफ मांगते हैं कि आपको क्यों टर्म इंश्योरेंस चाहिए. कंपनी, सपोज आप बोलते हो कि मैं किसी कंपनी के पास गया और मैं 10 करोड़ का अप्लाई करना चाहता हूँ. कंपनी पूछेगी आपको 10 करोड़ क्यों चाहिए, तो आप बोलोगे कि मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ और अगर मैं नहीं कमाया तो ये मेरी फैमिली को नुकसान है, इसलिए मुझे टर्म इंश्योरेंस चाहिए, कल मैं नहीं रहा तो कंपनी पूछेगी आप कैसे कमा रहे हो. तो आप जैसे पॉडकास्टिंग करें उससे करें तो दिस इनकम इज कमिंग बिकॉज ऑफ यू, एंड व्हेन यू आर नॉट देयर टुमारो दिस इनकम विल स्टॉप कमिंग. बट आपके पास प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट है या आपकी FDs की हुई हैं, वो तो नहीं आप रहोगे तो भी चलेंगी. तो कंपनीज गिव यू 20 टाइम्स और 30 टाइम्स ऑफ योर एनुअल एक्टिव इनकम. सो आप जॉब में काम करते हो और 10 लाख की आपकी सैलरी है, तो 10 lakhs एनुअल इनकम का 30 टाइम्स कवर. यानी कंपनी एट 25, इफ यू आर अर्निंग 10 lakhs, कंपनी विल गिव यू 3 crores कवर. तो आपने 3 करोड़ ले लिया और आपका प्रीमियम जो भी है 50, 60, 70 हज़ार रुपये डिपेंडिंग ऑन दिस थिंग, आप उसको भरते रहो. सो 30 टाइम्स यू विल गेट द मैक्सिमम. एटलीस्ट 20 टाइम्स आपका कवर होना चाहिए. 30 टाइम्स इज ऑन द हायर साइड. अगर आप वो भी ले सकते हो तो उसमें कोई नुकसान नहीं है आपका, बट एटलीस्ट 20 गुना तो आपका होना चाहिए. सो अगर आपकी 10 लाख की इनकम है तो 2 करोड़ रुपये का आपका टर्म इंश्योरेंस कवर होना चाहिए. एंड एट द लीस्ट 10 गुना तो आपका मिनिमम होना ही चाहिए. सो बहुत कंपनी खाली 1 करोड़ करके बेच देती है कि 1 करोड़ एडवर्टाइजमेंट करते हैं. बट अगर आप आज 50 लाख कमा रहे हो साल के, तो आपका 1 करोड़ से कवर क्या होगा. अगर डेथ हो गई तो 2 साल में हमारा 1 करोड़ का नुकसान हो जाएगा. बट इसमें एक्सपेंसेस देखना चाहिए ना, ये 20 गुना 30 गुना ऑफ एनुअल एक्सपेंसेस नहीं होना चाहिए. इनकम होता है क्या ये? कंपनी गिव्स यू बेस्ड ऑन योर एनुअल इनकम. अच्छा, company कंपनी डजंट गिव यू बेस्ड ऑन योर एक्सपेंडिचर.
कंपनी गिव्स यू ITR पे मैं आपको 20 गुना कवर दे सकता हूँ, उनका वो अंडरराइटिंग रूल्स होता है, उससे ज़्यादा नहीं देगी वो cover. उसके ज़्यादा नहीं देगी, 20 टाइम्स 30 टाइम्स डिपेंडिंग ऑन योर हेल्थ, डिपेंडिंग ऑन योर एज. No, but ideally what I'm trying to ask is कि अगर suppose मेरे आज monthly expenses है 1 lakh per month for example, let's say someone who's earning 6 lakhs per annum, एकदम मतलब अभी जस्ट जॉब शुरू की है, 50,000 पर मंथ इज द सैलरी, खर्चे हो गए अज्यूमिंग 30,000 पर मंथ, तो इसको कितने का कवर लेना चाहिए और कितना प्रीमियम भरेगा ये? बिल्कुल. तो वैसे तो एक बहुत सारे साइंटिफिक कैलकुलेटर्स होते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमन लाइफ वैल्यू, जो आप ऑनलाइन भी जाओगे ना, बहुत सारे फ्री कैलकुलेटर्स हैं, उसमें आपको 4-5 वेरिएबल डालने होते हैं कि आपकी एज क्या है, आपकी करंट इनकम क्या है, राइट, आप किस साल रिटायरमेंट होना चाहते हैं, वो साइंटिफिक तरीके से डालोगे तो आपकी एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू आ जाएगी, और उसके हिसाब से अगर आपकी आती है कवर की वैल्यू 5 करोड़, तो आप जाके 5 करोड़ कर दो. सो दैट इज़ एक्चुअली लाइक गूगल मैप, आपको यहाँ जाना है, आपने सब कुछ इनपुट किया तो आपको रास्ता बताएगी और टाइम. बट अगर आपको थंब रूल, व्हाट आई थिंक यू आर आस्किंग इज थंब रूल, कि एक लगभग कितना होना चाहिए, देन आई एग्री कि 25 टाइम्स ऑफ योर एनुअल एक्सपेंडिचर इज अ गुड प्लेस टू स्टार्ट विथ, कि एटलीस्ट 25 साल का एक हमने प्लानिंग कर लिया उस हिसाब से. तो बट कंपनीज कैन गिव यू बिटवीन 20 to 30 टाइम्स, एंड जनरली आई बिलीव यंग में आप जितना ज़्यादा लो उतना अच्छा ही है, कोई उसमें नुकसान नहीं है. सो मिनिमम 10 टाइम्स. बहुत बार जैसे मैंने बताया नहीं कि आप सोचते हैं कि 1 करोड़ बहुत बड़ी है, 1 करोड़ आज बड़ी है, बट 5-7 साल बाद 1 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं है. और 1 करोड़ की कवर पे ऑन एवरेज कितना प्रीमियम भरना पड़ेगा पर एनम? इट डिपेंड्स, लाइक एज अ सेड, इफ़ यू आर 25-30, उसमें भी इंश्योरेंस में होता है स्मोकिंग, नॉन स्मोकिंग. इफ़ यू आर नॉन स्मोकिंग एंड इफ़ यू हैव नो एलिमेंट्स, तो आपको बहुत सस्ता प्रीमियम मिलता है, कैन बी 20-25,000. एंड आई विल शो यू व्हाट वाज माय फर्स्ट प्रीमियम पर एनम. ओके. एंड उसमें भी विमेन जो होती हैं उनको और बेटर रेट्स लगती हैं. व्हाई? बिकॉज जनरली विमेन लिव्स 5 years ऑन एन एवरेज मोर देन मैन, एंड दिस इज एंटायरली प्रोबेबिलिटी गेम, राइट. एंड दे आर लिटिल मोर हेल्दियर, यू नो, बिकॉज दे आर नॉट वेरी मच एक्सपोज टू फिजिकल एनवायरमेंट. बाहर के जितना बाहर ज़्यादा जाओगे उतना रिस्क होता है, आप घर में बैठे हो तो उतना रिस्क कम होता है. ऑल दीज फैक्टर्स आर बिल्ट इन टू द कैलकुलेशन ग्लोबली. तो विमेन को जनरली थोड़ा सस्ता मिलता है, मतलब बेटर रेट्स मिलती हैं. तो ये तो हो गया कितना लेना चाहिए. बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कौन सी कंपनी का लेना चाहिए. आप हर कंपनी टर्म प्लान ऑफर करती है, आप किसी भी कंपनी से ले सकते हो. ऐसा नहीं कि यू नो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है तो ये बेटर है. इनफैक्ट आई से टर्म प्लान इज़ लाइक ए कमोडिटी. अगर ए कंपनी मुझे 25,000 दे रही है, बी कंपनी 22,000 दे रही है, सी कंपनी 20,000 दे रही है, आइडियली आई शुड गो फॉर द लीस्ट चीपेस्ट वन, बिकॉज इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड मी इन द कंपनी, राइट. एंड आपने अगर सब चीज़ ऑनेस्टली शेयर की है, प्रॉब्लम कहाँ आता है, बहुत लोग क्वेश्चनर जो भरते हैं टर्म प्लान में वो सीरियसली नहीं भरते हैं और बहुत सारी सही इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं रिगार्डिंग योर इनकम, रिगार्डिंग योर हेल्थ. देन आपको बाद में इशू आ सकती है. तो डोंट वरी अबाउट द कंपनी, चूज विच एवर इज द बेस्ट, एज इन यू नो विच एवर गिव यू द बेस्ट रेट. एंड आई एम गोइंग टू शो यू माइन नाउ. मैं आपको एक दिखाने जाता हूँ. सो इफ़ यू सी दिस, these were the term plans that I bought. सबसे पहले 2009 में मैंने खरीदा था, तो 1 करोड़ का मेरा जो टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम था 15,000 रुपये. ओके. उस वक्त आई जस्ट हैड चिल्ड्रन, मेरा बेटा हुआ था, तो मेरे को लगा कि अब रिस्क बढ़ रही है, एज इन यू नो इफ़ समथिंग वेयर टू हैपन टू मी. तो उस वक्त जो चीपेस्ट था, बेस्ट था, मैंने 15,000 रुपये दिए थे, और आज भी मैं उसी का 15,000 रुपये आज भी पे कर रहा हूँ. How old were you back then? 2009 I was 29 years. Okay. नाउ एक और मज़े की बात है, उससे पहले मैंने एक और टर्म प्लान लिया था, उसके भी मैं कहानी आपको बताता हूँ. सो इफ़ यू सी दिस स्लाइड हियर, दिस वाज माय फर्स्ट टर्म प्लान. दिस आई टुक एट द एज ऑफ 25. ओके. एंड ये उस वक्त रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस होती थी, और 1 करोड़ का मैंने लिया था, और 1 करोड़ का प्रीमियम था 22,500 रुपये, राइट. नाउ जब 4 साल बाद ये मैंने 2006 में लिया, जब 4 साल बाद मुझे ये मिला 15,000 का, तो मुझे लगा कि ये बहुत सस्ता है, क्योंकि ये ऑनलाइन था, उसमें कोई कमीशन नहीं था. और आई एम इनटू दिस, तो मुझे सब आइडिया थी, तो मैंने इसलिए ये लिया और वो कैंसिल कर दिया था. सेम 1 करोड़ के लिए मैं क्यों 7,000 रुपये साल के एक्स्ट्रा भरूँ. तो ये मैंने उस वक्त लिया था. तो आपने रिलायंस वाला एजेंट के थ्रू लिया था क्या? उस वक्त 2005-06 में ऑनलाइन कॉन्सेप्ट था ही नहीं. अच्छा. तो इसलिए कॉस्ट वाज हायर. और ये फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया विच केम आउट डायरेक्ट टू कंज्यूमर एंड ऑनलाइन. तो इसलिए मैंने वो लिया. फिर व्हेन माय डॉटर वाज बॉर्न, अदिति, 2010 दिसंबर, तो जनवरी में मैंने रियलाइज़ किया कि अब 2 बच्चे हो गए हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, तो मैंने 2 करोड़ का और ऐड किया. तो 22,000 रुपये उसके प्रीमियम आए पर एनम. फिर 2011 जुलाई में एक और मैंने 2 CR का ऐड किया.
आप अलग अलग देख रहे हैं, अलग कंपनी क्यों, उस वक्त जो बेस्ट ऑप्शन था जिस वक्त मैं लेने गया, जो मुझे बेस्ट लगा, चीपेस्ट लगा, मैंने वो देखा। ऐसा नहीं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है, ये अब बड़ी प्राइवेट है, बिकॉज ये सारी रेगुलेटेड एंटिटीज़ है। बट वो भी तो देखते हैं यूजुअली क्लेम्स रेशियो कितना होता है कंपनीज देखिए का। क्लेम्स रेशियो वगैरह ये सब बहुत मार्केटिंग और जार्गन्स होते हैं। आई ऑलवेज बिलीव आपने अगर ऑनेस्टली सब कुछ भरा है, नो कंपनी कैन रिजेक्ट योर क्लेम, राइट। बट हमें ये बता दिया जाता है कि नहीं, ये कंपनी का नाम ही नहीं सुना। बस आपने इस कंपनी का नाम नहीं सुना, बट इसकी हिस्ट्री देखोगे तो 500 साल पुरानी कंपनी है, वर्ल्ड वाइड बहुत जगह ऑपरेशंस में है। इंडिया में चूंकि हमें लगता है कि नहीं, ये कंपनी हमने नाम नहीं सुना तो नहीं है। ये सब मार्केटिंग के होते हैं। सी वी आर प्रोफेशनल्स, वी नो इन एंड आउट, सो वी सी कि, और इंडिया में अगर आप आते हो, इंश्योरेंस रेगुलेटरी आपको ऐसी यूं ही परमिशन नहीं देगी। कल को आप और मैं जाके इंश्योरेंस कंपनी नहीं खोल सकते हैं ऐसे, यू नो, लॉट ऑफ कैपिटल हैज़ टू बी डिपॉजिटेड, सॉल्वेंसी रेशियो नाम की चीज़ होती है। तो ये सब एज अ एक्सपर्ट्स वी कैन अंडरस्टैंड कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये सब मार्केटिंग के लिए अच्छे होते हैं। एंड देन कोविड में आई टुक अनदर 3 करोड़ कवर। सो आज की डेट में कुशल मेरा 8 करोड़ का कवर है, एंड आई पे 1,29,000 पर एनम प्रीमियम। तो ये हर साल मेरे जाते हैं, ये मुझे कभी वापस नहीं आएंगे। There is a very stark difference between your 2011 and your 2021 plan in terms of premium, right? I mean, 17,000 और then 75,000 almost. 2 रीजन्स, एक तो 10 साल का फ़र्क है, हाँ, एंड थर्ड माई मेडिकल हिस्ट्री इज़ नॉट एज गुड एज इट वॉज देयर। आई मीन कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अगर हाई है बॉडी में, तो वो कंपनीज रीप्राइसिंग करती है आपको। तो आप एवरी ईयर 1,29,000 1,30,000 का प्रीमियम पे करते हो, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता है कि यार ये पैसा तो कभी आने ही नहीं वाला है, तो क्यों पे कर रहा हो? सो बहुत सिंपल आंसर है, ये टर्म प्लान मैं 20 साल के लिए नहीं ले रहा हूँ। ये मुझे है कि कल सुबह अगर कुछ हुआ तो ये 8 करोड़ आ जाएंगे। और अगर अपने 20 साल जिंदा रह गए, तो लास्ट पॉडकास्ट में आपको बताया था कि 1 आप अगर बन जाते हो, 100 करोड़ 150 करोड़ बन जाते हैं, तो 1 लाख रुपए कहाँ आपको फ़र्क पड़ेंगे साल के। 30 साल में 30 लाख प्रीमियम दिए, वेर इज़ 150 करोड़ वर्सेज 30 lakhs। सो आई एम प्लेइंग बैलेंसिंग गेम। बट अगर मैं कल नहीं रहा तो ये 1 नहीं बनेंगे हम, राइट। ये 100 करोड़ 150 करोड़ की कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी। तो कम से कम ये 8 करोड़ कल फैमिली को चले जाएंगे, वो बहुत बड़ा पीस ऑफ माइंड है मेरे लिए। सो आई प्लान फॉर टुडे एंड आई प्लान फॉर द फ्यूचर। टुडे के लिए रिस्क कवर टर्म इंश्योरेंस, और 20 साल के लिए SIP। आपने कोई ऐसे कैलकुलेशन किया था, जैसे ICICI प्रूडेंशियल आई प्रोटेक्ट स्मार्ट का 3 करोड़ का सम अश्योर्ड है, दिमाग में कुछ ऐसे कैलकुलेशन था कि 3 करोड़ का नंबर कहाँ से आया, वाई नॉट 2 और वाई नॉट 1? हाँ, गुड क्वेश्चन। सो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, फ्रैंकली एज आई सेड कि जो मेरी इनकम है उसके हिसाब से तो आज मैं और भी 10 करोड़ ले सकता हूँ, राइट। एंड आई फॉर मी, एंड दिस इज़ नॉट एज ए रिकमेंडेशन आई एम गिविंग, सी फॉर मी ये जितना भी प्रीमियम बढ़ता हूँ मेरे लिए कभी मेरे को मतलब इट डजंट हर्ट मी। लकीली आई एम अर्निंग मच बेटर, सो दिस थिंग दैट। बट फॉर पीपल आई वुड से कि स्टिक टू योर रिक्वायरमेंट, एज इन जो हमने बताया ना, इधर थ्रू ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेटर या 25 टाइम्स ऑफ एनी एनालिटिक्स में। 5 साल पहले अगर आपके एक्सपेंडिचर ये थे तो आप उसके हिसाब से लो। 5 साल बाद अगर आपके एक्सपेंडिचर बढ़ गए हैं तो 25 टाइम्स होता है, तो आप उतना 2 करोड़ या 3 करोड़ का आप एडिशनल ले लो। तो इट्स नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी। हर 3 साल में यू शुड रिव्यू योर टर्म प्लान और इंश्योरेंस कवरेज कि क्या है, तो फिर वही चीज़ है। और ऐसा कभी हुआ है कि किसी ने अगर प्रीमियम की पेमेंट मिस कर ली कोई 1 साल में, तो उसकी पॉलिसी में कवर लैप्स हो जाएगा, या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? ये बात को स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि आप भूल से भी टर्म प्लान का प्रीमियम मिस मत करना, भूल से भी। क्योंकि एक बार आपने, ठीक है, आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है या 1 महीने का डिपेंडिंग ऑन कंपनी, बट वो ग्रेस पीरियड भी अगर ख़त्म हो गया उसके बाद इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिवाइव दैट कवर। आपका वो लैप्स हो गया, फिर आपको नया बनाने जाना पड़ेगा, और उस वक्त जो नई प्राइसिंग आएगी आपके हेल्थ, आपकी एज को लेके, इट कैन बी फार हायर। और ज़रूरी नहीं है कि आपको वो उस एज में फिर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये तो 15 साल पहले ले लिए, आप नॉन स्मोकिंग थे और अब आप स्मोकिंग हो गए, तो आपका वो रिवाइज नहीं होता प्रीमियम, वो तो सेम रहता है। इसीलिए हम बोलते हैं जितना जल्दी आप लॉक इन कर लो उतना अच्छा रहता है। एज यू गेट ओल्डर, companies become very particular about issuing you higher covers. You know, 2-4 करोड़ 5 करोड़ आप लेने जाओगे तो नहीं मिलेगा। आपकी मेडिकल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है उस वक्त, तो ट्राई एंड गेट इट अर्ली। एंड अगेन इसमें जैसे आपने ICICI आई प्रोटेक्ट लिया है, फिर अवीवा आई लाइफ टर्म प्लान, वापस ICICI, तो एक बात बताओ, लाइक व्हाट आर सम ऑफ द क्लॉजेज और टर्म्स एंड कंडीशंस दैट यू रेड बिफोर टेकिंग दीज इंश्योरेंस पॉलिसीज? इसमें कुछ ऐसे पढ़ने पड़ते हैं? हाँ बिल्कुल, कम से कम 15-20 पन्नों का डॉक्यूमेंट होता है। देखिए, हम अगर वो
टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा पढ़ने जाएंगे ना तो हम शायद खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि हर कंपनी, देखिए ये हर कंपनी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस बनाती है और वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हिसाब से बनाती है, राइट। तो आप सोचोगे बहुत सारी कंपनीज आपको, जैसे टेररिस्ट अटैक हुआ उसमें आपकी डेथ हुई तो नहीं देंगे, या आप अगर ड्रिंक एंड ड्राइव करके चला रहे हैं और एक्सीडेंट हुआ तो नहीं देंगे, या आप कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स खेल रहे हैं और उसमें आपकी डेथ हो गई तो नहीं देंगे। ये सारे क्लॉजेस होते हैं। वो भी होता है ना, बाय एक्ट ऑफ गॉड अगर हो गया तो नहीं देते, ऐसा हाँ, कुछ होता है वो ना? भी होता है कि आप, Earthquake वगैरह हाँ, कुछ आ जाता अर्थक्वेक है। या फ्लड आ गया तो वो भी होते हैं। तो ये सब आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ सकते हैं, हर कंपनी की वेबसाइट पे होती है। बट जनरली आई हैव सीन कि इन 95% ऑफ द केसेस आपको मिल जाते हैं। दीज आर रेयर इवेंट्स, यू नो, दीज आर वेरी रेयर इवेंट्स। तो मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्टडी ईच एंड एवरी टर्म्स एंड कंडीशंस एंड देन थिंक कि मैं ये करने जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मतलब इट बिकम्स टू डिफिकल्ट। आई जनरली सेड, एंड बहुत बार हमने ये भी देखा है कि अगर कंपनीज ने डिनाई किया है फ्रिवलस बेसिस पे, यू कैन गो टू द ऑम्बुड्समैन एंड दिस थिंग, एंड 99% इफ इट इज़ अ जेन्युइन क्लेम you get the money back. It is very difficult for a company to reject on a genuine ground. मतलब बहुत सारे कोर्ट के डिसीजंस आए हैं which have come in the favor of consumers if it was genuine thing. Got So it. I really don't get much into this thing. I said simple सादा है, जो 5 things being equal, अगर ये कंपनी का बेस्ट है तो ये ले लो। आई हैव नॉट गिवन मच इंपॉर्टेंस कि ये ICICI या अविवा है, वो नहीं है। अगर कल को मुझे और चाहिए और उस वक्त मुझे बेस्ट लगेगी एंड रीजनेबल है टर्म्स एंड कंडीशंस, आई विल गो फॉर इट। तो बेसिकली आपका मेजर फोकस है प्रीमियम पे, कि जो एकदम मतलब बेस्ट है और सस्ता है सबसे ज़्यादा। द रीज़न व्हाई आई एम सेइंग कि यू नो आई नो वेरी वेल कि पैसा आएगा। मैंने अगर जेन्युइनली बनाया ना तो 99% कोई दिक्कत नहीं। अब वो 1% कुछ भी हो सकता है। अब उसके लिए मैं वो सब केसेस में हो सकता है, किसी केसेस में हो सकता है। 1% कोई भी कंपनी उतने वो 1% के लिए मैं अगर डिले करता रहा कि आज ये नहीं, वो मैं बेस्ट ढूंढने गया तो वो बेस्ट कभी मिलेगा ही नहीं। राइट। आपने एक स्लाइड पे राइडर्स भी लिखा था, आई थिंक वो लाइफ इंश्योरेंस की स्लाइड थी। उसका क्या मतलब होता है और क्या राइडर्स? यस, तो राइडर्स में क्या होता है कि आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। सो नॉर्मल डेथ हुई तो आपको 1 करोड़ मिलेगा, और एक्सीडेंट से डेथ हुई तो आपको 2 करोड़ रुपया मिलेगा। और उसके लिए थोड़ा प्रीमियम बढ़ जाता है आपका। सपोज नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस का कवर 25,000 रुपये पर है, उसका 28,000 रुपये पर प्रीमियम है। तो आप गाड़ी चला रहे हो, उससे डेथ हो गई तो नाउ योर फैमिली विल गेट 2 CR बिकॉज इट्स एन एक्सीडेंटल डेथ। सो दीज आर राइडर्स एक्सीडेंटल डेथ राइडर हो गया। क्रिटिकल इलनेस राइडर भी आप उसमें ऐड कर सकते हो कि आपकी डेथ नहीं हुई बट यू नो हार्ट अटैक आ गया या किडनी यू नो ट्रांसप्लांट किया, तो कंपनी विल पे दैट मच अमाउंट फॉर दैट राइडर बिकॉज आपने वो ऐड किया है। दीज आर सी, आप जब गाड़ी खरीदने जाते हो तो एक बेस प्राइस होता है, फिर आप उसमें जो जो एक्सेसरीज लगाते हो, म्यूजिक सिस्टम, ये लाइट्स वो लाइट्स, तो आपके कॉस्ट बढ़ते रहते हैं। तो दीज आर द फीचर्स दैट यू ऐड ऑन टू कस्टमाइज द पॉलिसी एज पर योर रिक्वायरमेंट। दैट इज वॉट इट हैपन्स। बेसिक इज द टर्म प्लान, फिर आप जो भी ऐड करना चाहो डिपेंडिंग ऑन दिस थिंग यू कैन ऐड इट। जनरली हम लोगों को बोलते हैं आप एक्सीडेंटल राइडर किन के लिए लेना चाहिए? जिनका रोज़ 2 घंटे ट्रैवल का है, आपको रोज़ ऑफिस 2 घंटे गाड़ी में आप ट्रैवल करते हो, तो योर रिस्क बिल्ड्स अप। या लाइक सपोज यू स्टे इन नासिक, आप हफ्ते में हर दिन नासिक जाते हो और ड्राइव करके जाते हो 1 हफ्ते में एक बार, तो रिस्क बिकम्स मच मोर हायर कंपेयर टू मी इफ आई एम गोइंग बाय ट्रेन। राइट। देन आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि कुशल आप उसमें 1 करोड़ का एक्सीडेंटल राइडर भी ऐड कराओ। प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दीज आर द टॉपिंग्स। राइट। तो बेसिकली राइडर्स एज इन जो हेल्थ इंश्योरेंस में भी कुछ ऐसे टॉपअप्स होते हैं, टॉपअप्स होते हैं आप, वो दीज आर एडिशनल बेनिफिट्स। इट्स लाइक पिज़्ज़ा, प्लेन पिज़्ज़ा, उसके ऊपर आप पनीर एक्स्ट्रा डालो, चीज़ एक्स्ट्रा डालो, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है और उसके बेनिफिट्स बढ़ जाते हैं। वैसे समझ गया। नाउ आई वांट टू शेयर वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि बहुत लोग मेरे से आके पूछते हैं कि सर, और ये एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए एक किसी कंपनी का रैंडम मैंने निकाला मेरी एज का, आई एम 45 टुडे कुशल। सो आज अगर मेरे पास टर्म प्लान नहीं है और आज मैं 60 ईयर्स तक लेना जाना चाहता हूँ 5 CR का, ये 5 करोड़ का है, तो मेरा रेगुलर पे में मैं जाता हूँ तो 1,13,000 रुपया प्रीमियम है। और अगर मुझे ये 5 साल में प्रीमियम दे के ख़त्म करना है 45th to 50th बर्थडे में, तो मेरा प्रीमियम है 2,83,000 पर एनम। 5 साल तक मुझे ये भरना है, उसके बाद अगले 10 साल तक मुझे भरने की ज़रूरत नहीं है, एंड माई कवर इज़ एक्टिव टिल 60। और 10 पे यानी 45 to 55 बर्थडे तक मुझे प्रीमियम भरना है हर ईयर, तो मुझे 1,59,000 भरना पड़ेगा, एंड माई कवर इज टिल 60। सेम चीज़ अगर मुझे 100 साल तक लेनी है, कि 100 साल से पहले अगर मेरी डेथ होती है तो मुझे पर एनम 3,32,000 भरना है। और अगर ये मैं 5 पे में ख़त्म करना चाहूँ
कि मेरा 45th से 50th बर्थडे तक मुझे देना है, 15 लाख रुपए मैं हर साल भरा, तो 50 तक मैंने ये सारा भर दिया, उसके बाद अगले 50 साल तक मेरी लाइफ इंश्योर्ड है, राइट। तो ये एक जनरली चार्ट, बहुत लोगों को सवाल होते हैं कि एक तो मुझे कब तक कवर लेना चाहिए, 60th बर्थडे, 70th, 80th या 100th। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज या एजेंट्स आपको बोलते हैं सर 100 तक लो या 90 तक लो, 80 तक लो। बहुत लोग ये लॉजिक देते हैं सर 80 तक अगर आपको नहीं हुआ तो सारा प्रीमियम वेस्ट हो जाएगा। आपको मैं नेगेटिव मार्केटिंग कर रहा हूँ और उस पर आपको डरा रहा हूँ, तो आप बोलते हैं हाँ, अगर नुकसान क्यों करना है। अगर मैं सपोज़ आपको कन्विंस कर रहा हूँ कि आप 80 तक लो, तो आपको 1,13,000 की कंपैरिजन में 1,95,000 का हर ईयर प्रीमियम देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है रिस्क फैक्टर बढ़ते रहते हैं। तो दो कारण हैं, अगर कोई एजेंट आपको पुश कर रहा है तो वो इसलिए पुश कर रहा है क्योंकि एट 80 या 90 में आप जो प्रीमियम लॉक इन कर रहे हो उस पर मुझे कमीशन मिलेगा 40%। तो आई वुड अर्न मोर 1,13,000 पे या 2,82,000 पे, 2,82 ऑफ कोर्स, तो मुझे उसका 40% आएगा। 40% जाता है? 40% फर्स्ट ईयर कमीशन। ओके, फर्स्ट ईयर कमीशन मतलब ये फर्स्ट ईयर के प्रीमियम पे। ओके, और सेकंड ईयर के प्रीमियम 5% हो जाता है उसके बाद ठीक है, इट्स अ नॉर्मल थिंग विच इज़ नॉट, बट फर्स्ट ईयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो 1,13,000 वर्सेज 282। अच्छा, कंपनी को क्या फ़ायदा है? कंपनी को 282 पे ही फ़ायदा है। जो कंपनी का प्रोडक्ट आप बेचे उसको 113 में कुछ मतलब नहीं है। तो बट आपको 90 तक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? सो माई फर्स्ट लॉजिक इज़ आपको आपकी वर्किंग लाइफ तक लेना चाहिए। अगर आपकी वर्किंग लाइफ 60 है तो आप 60 तक लो। 60 के बाद आप रिटायर्ड हो गए और 62 में डेथ हो जाती है, सो 60 तक आप रिटायर हो गए तो मतलब अब आपकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है लाइफ में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू हैव इमोशनल वैल्यू। फैमिली डेथ हुई तो सब लोग को नुकसान होगा, बट फाइनेंशियल लॉस नहीं है। योर फैमिली सेटल, बच्चे अब अपने जॉब में लग गए हैं, नोबडी इज डिपेंडेंट ऑन यू, तो फिर आपको इंश्योरेंस कवर क्यों चाहिए, राइट? सो दैट इज़ माई फर्स्ट लॉजिक कि 60 तक आप काम कर रहे हो, आपकी एक्टिव इनकम इसलिए चाहिए। सेकेंडली, बाई 60 यू हैव बिल्ड लॉट ऑफ वेल्थ। सी क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। एट 24 योर ह्यूमन लाइफ वैल्यू इज वेरी हाई, योर फाइनेंशियल एसेट्स आर वेरी लो, यू हैव टू कैपिटलाइज ऑन ह्यूमन लाइफ वैल्यू, ह्यूमन वैल्यू। इस वक्त अगर कुछ हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो फ्यूचर पोटेंशियल सारी अर्निंग के खत्म हो गए हैं। एंड दैट इज वाई आई सेड गो फॉर द हाइस्ट पॉसिबल टर्म कवर, बिकॉज योर फाइनेंशियल एसेट्स आर लो। धीरे धीरे आपकी ह्यूमन वैल्यू, ह्यूमन कैपिटल कम होती है, फाइनेंशियल कैपिटल बढ़ती रहती है। तो एट 60 योर ह्यूमन कैपिटल इज हियर एंड योर फाइनेंशियल कैपिटल इज हियर। नाउ यू डोंट नीड इंश्योरेंस, right? You have already built financial assets. This is the thing you have to understand. So at 60 if I'm there, अब इतनी कोई टेंशन नहीं है, मैंने फाइनेंशियल एसेट्स बना लिए हैं। अब मुझे मेरी डेथ हो जाती है तो मेरी फैमिली को डिपेंडेंट भी नहीं है, मेरे बच्चे भी सेटल हो गए, आई हैव लेफ्ट लॉट ऑफ एसेट्स फॉर माई स्पाउस, तो डोंट हैव टू वरी। सो दैट्स द वन। सो जनरली आई से टिल 60 या एट द मोस्ट 70। चलो यू नो आप 65 में भी काम कर रहे हो और आपके बच्चे, आजकल हम लेट मैरिज करते हैं तो बच्चे भी बाद में होते हैं, तो 65 तक भी आपके बच्चे शायद इंडिपेंडेंट नहीं हो। जब तक आपको लगता है कि आपके बच्चे इंडिपेंडेंट नहीं है, आपके पास एसेट्स नहीं बन गया, तब तक कवर होना चाहिए, बट सर्टनली नॉट बियॉन्ड 70। ये 80, 90, 100 मुझे समझ में नहीं आता है, right? अगर ये तो आपने प्रीमियम्स बताए एट एज 45, अगर लेट्स से कोई 25 पे है तो ये प्रीमियम्स उसके लिए क्या रेंज में होंगे? जैसे टिल बहुत सस्ते होंगे। सो टिल 65 करोड़ वुड बी समवेयर अराउंड 1 लाख रुपीज, सॉरी फॉर 5 CR। ये 5 CR का है 1,13,000 मेरे केस में। हाँ। तो ये 50,000 से नीचे का प्रीमियम होगा ओके फॉर 25-year-old पर्सन। बट उस वक्त उसको शायद 5 करोड़ का मिलेगा नहीं, बिकॉज उसकी इनकम वो नहीं है उतनी। हाँ, 1 CR का भी अगर उसको चाहिए तो उसको 15,000, 12 से 15,000 के बीच बीच में आ जाएगा उसको आराम से। बस 15,000 पर एनम बस। हम मैं हमेशा एक जोक बोलता हूँ कि जनरली हम लोग बर्थडे पार्टी करते हैं, 25th बर्थडे पार्टी, उसमें हम 15, 20, 25,000 रुपया खर्चा कर देते हैं, राइट? बट हमारी लाइफ वी डोंट वैल्यू दैट मच एंड वी डोंट बाय टर्म इंश्योरेंस, बिकॉज हमें लगता है 15,000 रुपये मेरे वेस्ट जा रहे हैं, अभी मुझे क्यों चाहिए? लुक एट समहाउ आर थिंकिंग, यू नो, we are easy to spend 15,000-20,000 on a birthday party, but we are not willing to spend 15,000 on our life cover, which and we are the biggest asset in our family, not our mutual funds, not our land. We are the biggest asset. Please value it. एंड स्पेशली अगर किसी के पास डेट ऑब्लिगेशंस हो गए, भले अगर सपोज जैसे कोई डिपेंडेंट नहीं है उस पर, बट अगर उसने कुछ लोन लेके रखा है, हाउसिंग लोन या व्हीकल लोन, EMIs चल रहे, तो उसको लेना चाहिए तो 100% लेना चाहिए। आप जनरली 25-27 की एज में हम एक घर खरीदते हैं, बिकॉज आप आउटराइटली परचेज नहीं कर पाओगे, आप EMI पे लोगे। 1-2 करोड़ का घर है, जितने अमाउंट की लाइबिलिटी है उतना अमाउंट का आपको इंश्योरेंस कवर आपके पास होना चाहिए। अच्छा, एक और मैं आपको ट्विस्ट बताता हूँ इसमें। बहुत सारी बैंक आपको ये प्रोडक्ट इनबिल्ट करके सेल करती है
यू नो. सो आप 2 करोड़ का होम लोन लेने गए, उसकी EMI 2 लाख हो गई, तो बैंक आपसे पूछती भी नहीं है. बैंक आपको टर्म इंश्योरेंस उसमें अलग से चिपका लिख देती है और उसका प्रीमियम की भी EMI करके आपके कॉस्ट में ऐड कर देती है. अच्छा. तो यू शुड बी सीइंग दैट डॉक्यूमेंट एंड सेज लुक आई डोंट नीड 2 करोड़ प्रीमियम इंश्योरेंस फ्रॉम यू, मेरे पास अलग से है 2 करोड़, राइट. ये इसका पैसा मैं दे दूंगा, तो आप प्लीज बिल्ट अप मत करो, क्योंकि वो जो पॉलिसी देते हैं उसका जो एक्सपेंस है इज हायर बिकॉज दे आर गिविंग फ्रॉम द सेम बैंक. यू नो, यू आर फाइंडिंग अ मच बेटर पॉलिसी एट एल्सवेयर, और वो आपको ज़रूरत भी नहीं है, तो आप उसमें इनबिल्ट मत लो. तो आपकी अगर 2 करोड़ की अलग ली हुई है, कुछ हो गया तो आप 2 करोड़ कमा के बैंक का लाइबिलिटीज पूरा कर सकते हो. ये तो एक तरह से मिस सेलिंग जैसा ही हो गया ना, मतलब इन अ वे कि अगर विदाउट द अदर पर्सन नोइंग. इससे क्या होता है ना कि बिकॉज फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ वेरी लो एंड बैंक ऑल्सो वांट्स, देखो 2 चीज़ है बैंक के लिए. बैंक नहीं चाहती है कि कल की डेथ हो जाए और आप मेरा ये पैसा नहीं आए, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो आपको इनबिल्ट चिपका देती है. करेक्ट. राइट. और सेकेंडली उससे उनको कमाई भी होती है. पहले तो खाली होम लोन बेच रहे थे और अब साथ में इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी बेच दिया, तो उसमें बैंक को भी कमाई है उसमें. So both these things work in their favor, and 90% we don't see these terms and conditions. We just sign the check and say यार काम हो गया. But sometimes you need to go through all these things. What are some scams which are happening in this industry, especially when it comes to mis-selling a policy? Yeah. So पहले मैं ये बता देता हूँ. So my suggestion is Kushal, now just and this exercise is very important. Why you don't need to go till 100 and why you should pay till 60. So suppose मैं 45 का हूँ और मैं 1,13,000 दिया. अब मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाना चाहता हूँ विच इज़ वेरी एक्साइटिंग, वेरी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन. अगर आप ये देखो, सो सपोज ये मैंने 5 करोड़ तक की पॉलिसी ली, इसको मैं इलाज करता हूँ. ओके, नाउ लुक एट दिस. हाँ, अभी मैं ये 1,13,000 का प्रीमियम दे रहा हूँ टिल 60 तक, और अगर मुझे 100 तक की पॉलिसी लेनी है तो मेरा प्रीमियम हो गया 3 करोड़ 32 लाख. तो मैं साल के कितने एक्स्ट्रा दे रहा हूँ? 2,19,000. अगर मैं यही पैसा म्यूचुअल फंड में डालता हूँ हर साल और 12% का रिटर्न आता है. अच्छा, एक बात बताओ कुशल, 60th से पहले सपोज आपने 60 तक लिया और मैंने 100 तक लिया पॉलिसी, हमने दोनों सेम पॉलिसी लिया 5 ईयर. 60 से पहले डेथ होती है हम दोनों में से, तो दोनों को क्या रकम मिलेगी? कंपनी सेम मिलेगी, राइट. चूंकि आपने 60 तक लिया और वही पैसा आपने म्यूचुअल फंड में डाला, तो आपको एटलीस्ट वो एडिशनल पैसा म्यूचुअल फंड से आएगा. ये अग्री करते हो? मेरे को नहीं आएगा. तो देखो 60 से पहले अगर आपको डेथ होती है तो आपको एडिशनल 1 CR मिलेगा. सपोज डेथ हैपेंस एट 60, तो इन योर केस यू विल गेट 5 CR प्लस 1 CR फ्रॉम योर डिफरेंस अमाउंट दैट यू इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स, द फैमिली विल गेट. कितना रेट ऑफ रिटर्न अज्यूम किया है? 12%. ओके, ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ रही है? हाँ. मुझे मेरी फैमिली को 5 CR मिलेगा, राइट. चलो हम XY का ले लेते हैं, यू नो, नॉट यू एंड मी, XY का ले लेते हैं. लॉट ऑफ पीपल थिंक यार क्या बात कर रहे हो, राइट. X गेट्स 1 CR एक्स्ट्रा कंपेयर टू Y. अच्छा, Y को कब फायदा होगा? Y को कब फायदा होगा? अच्छा, 61 में X की डेथ होती है तो X को कोई फायदा नहीं है. Y को फायदा है क्योंकि उसकी कवर 90 तक है. तो Y को मिलेगा 61 से लेके 72 के बीच में. अगर Y की डेथ होती है तो X को फायदा नहीं है, Y को फायदा, क्योंकि Y को 5 CR मिलेगा. करेक्ट. ओके, नाउ लेट्स से एट 73 X की डेथ होती है. X ने वो जो पैसे म्यूचुअल फंड में डाले थे उसको इंश्योरेंस कंपनी से कुछ नहीं मिलेगा, उसको म्यूचुअल फंड से 5 करोड़ 26 लाख मिलेगा X को, और Y को क्या मिलेगा? ओनली 5 CR. सो अगेन फ्रॉम 73rd birthday X starts beating Y. And till 60th birthday, X is beating Y. Only in the interim period, Y is winning. तो अगर X की डेथ 61 to 72 के बीच में होगी तो ही Y will get more money as compared to X. Absolutely. बाकी पूरा टाइम X is going to get more money. X is winner. और अगर 90th में X की डेथ होती है ना, तो Y को मिलेंगे 5 CR, X को मिलेंगे 37 CR फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. यू आर गेटिंग दिस? आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को ये बहुत एक अलग इंसाइट मिल रही है कि किस वक्त क्या है. अच्छा, ये मैंने 60 वर्सेस 100 ली है. करेक्ट. चलो हम 70 वर्सेस 100 करते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं चलो यार 70 तक डेथ होने के चांसेस रहते हैं, 100 में नहीं है. तो 70 तक सबके लिए सेम है, एज इन 70th बर्थडे तक अगर X की डेथ होती है तो X और Y को दोनों को 5 CR मिलते हैं. बट
बट अगर 70th बर्थडे से लेके 73rd बर्थडे तक वाई को ज़्यादा मिलेगा, एक्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। 16 and 17 में वो ग्रीन होना चाहिए। ग्रीन होना चाहिए, Okay. बट 70th बर्थडे से लेके 73rd बर्थडे तक की वाई को खाली एडवांटेज है। उसके बाद अगर डेथ होती है ना तो एक्स को वापस एडवांटेज है, क्योंकि 5 करोड़ 11 लाख मिलते हैं और वाई को तो सिर्फ 5 CR ही मिलने हैं। करेक्ट। सिर्फ 4-5 साल वाई को खाली एडवांटेज है 70 वर्सेस 100 में। बाकी पूरा एडवांटेज एक्स को है, चाहे पहले भी डेथ होती है तो एक्स को एडवांटेज है और बाद में भी डेथ होती है तो एक्स को एडवांटेज है। सिर्फ 3 साल के लिए, सिर्फ मतलब 3 साल के लिए। गॉट इट। इसीलिए वी आर कंप्लीटली अगेंस्ट गोइंग फॉर 100-year टर्म पॉलिसीज। और एक चीज़ आप और सोचो, आपने आज 100 years की ले ली और आपने 4-5 साल दे दिया और अब आपने डिसाइड किया मुझे नहीं भरना है, तो आपने कितना एक्स्ट्रा प्रीमियम ऑलरेडी भर दिया, वैसे भी आपको नहीं आने हैं। तो चुपचाप आप नॉर्मल प्रीमियम लो, नॉर्मल रेगुलर प्लान करो। आप कभी भी डिसाइड कर सकते हो मुझे आगे और प्रीमियम नहीं देना है, जितना आपने लिया उतना का ही भरा। एक खासकर आप जब 100 का ले लेते हो तो यू ऑलरेडी पेइंग मच हायर प्रीमियम, दैट इज वाई यू हैव टू रिमेन कमिटेड, यू कांट अफोर्ड टू लैप्स दिस पॉलिसी। आई हैव वन काउंटर क्वेश्चन हियर। यस, अगर लेट्स से ऐसा अज्यूम करते कि चलो मैं इंश्योरेंस ही नहीं लेता हूँ, हाँ, और मैं पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड्स में डालता हूँ, तो देन तो आई विल बी बेटर ऑफ इन म्यूचुअल फंड्स ओनली, देन तो आई शुडंट बाय एन इंश्योरेंस पॉलिसी, राइट? what happens tomorrow morning? What if you don't if X doesn't wake up tomorrow morning, तब क्या होएगा? ये तो मैं भी आपको बता रहा हूँ ना कि मैं 20 साल बन गया तो 100 करोड़ बन जाएंगे, 180 हो जाएगा। कल नहीं बना तो ये 100 करोड़ कुछ नहीं होगा। ये आज की नींद के लिए ले रहा हूँ मैं। तो बेसिकली हाँ, मतलब शॉर्ट टर्म में, इमीडिएट शॉर्ट टर्म में कुछ हो गया तो देन कुछ कर नहीं सकते करने की अगर जरूरत नहीं म्यूचुअल फंड में। अब एक मैं आपको एक बहुत अच्छा और ये एग्जांपल दिखाता हूँ विच इज़ कि आपको सिंगल पे लेना चाहिए कि अगर आप ये वापस देखें यहाँ पे विच इज़ दिस कि मुझे 5 पे लेना चाहिए कि मुझे रेगुलर प्रीमियम देना चाहिए कि मैं 10 पे में ख़त्म कर दूँ। सो 10 पे का मतलब है बेसिकली आप 10 साल के लिए प्रीमियम पे करोगे एंड यू विल बी कवर्ड टिल द एज ऑफ व्हाटएवर। So suppose if you are buying let's say till 100, which anyway you shouldn't be buying. So and if you are 45, then every year for the next 10 years you have to pay 7,66,000. समझ गया। तो 55 इयर्स तक मैं हर साल 7,66,000 पे कर रहा हूँ, correct. मतलब 10 साल के लिए। Yes. तो टोटल मैंने पे किया 76,68,000 Yes. एंड आई एम कवर्ड टिल एज 100। Yes. समझ तो बहुत लोग ये इंश्योरेंस कंपनीज आपको क्यों बेचती है मालूम है? ऐसा कि सर आज आप बिजनेस ओनर हो, आपकी अच्छी इनकम है, आज आप पे कर सकते हो, कल आपका बिजनेस डाउन हो गया और आपका लैप्स हो गया, आपको कहाँ याद आएगा? तो इससे अच्छा आप 5 साल में भर के ख़त्म करो, पीस ऑफ माइंड। अगेन दे आर प्लेइंग ऑन दीज मार्केटिंग टैक्टिक्स, राइट? आई हैव अ लॉजिक कि आप नॉर्मल रेगुलर पे भरो, आपको लॉन्ग टर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो जस्ट लुक एट दिस एग्जाम्पल। सपोज आप 70 तक का लेते हो तो आप रेगुलर पे भरते हो तो आपका प्रीमियम क्या है? 1,43,695 पर एनम। और अगर आप 10 साल में ख़त्म करते हो तो 2,59,234 पर एनम फॉर 10 इयर्स। 10 ईयर्स। तो आप डिफरेंस इसमें अज्यूम क्या कर रहे हैं आप? करंट एज आपकी 45 है, राइट? मैंने मेरे लिए बनाई थी, हाँ 45 है। ओके, एंड ये सारी कैलकुलेशन आप सेम एज के लिए किसी के लिए भी कर सकते हो आप। हाँ, नाउ लुक एट दिस, द डिफरेंस दैट यू आर पेइंग पर एनम फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स इज 1,15,000। करेक्ट। तो एक्स ने क्या किया? रेगुलर प्रीमियम लिया, वाई ने 10 पे लिया। तो एक्स के पास 1,15,000 पर साल एक्स्ट्रा थे, उसने जाके म्यूचुअल फंड में डालना शुरू कर दिया फॉर 10 ईयर्स, ग्रोइंग एट 12%। तो 10 साल के बाद एक्स का कॉर्पस हो गया 22 लाख रुपए जो म्यूचुअल फंड में उसने डाले। अग्री? 22,70,000। करेक्ट। अब वाई क्या बोलता है? मैंने तो 10 साल में पे कर दिया, अब मुझे कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। एक्स को तो पे करना पड़ेगा। तो एक्स क्या करेगा? ये कॉर्पस में से SWP स्टार्ट करेगा कि चलो मेरी उस वक्त एक्टिंग इनकम है नहीं है, इसमें से 1,43,000 जो मुझे रेगुलर पे भरना है मैं स्टार्ट करता हूँ। ही स्टार्ट पेइंग फ्रॉम दिस 22 लाख। उसके बावजूद भी देखो ये पूरा कॉर्पस में एट 70th बर्थडे ही स्टिल गेटिंग 77 lakhs मोर फ्रॉम हिज म्यूचुअल फंड आफ्टर पेइंग ऑल द प्रीमियम्स टिल 70th बर्थडे। वाओ, दिस इज समथिंग वेरी क्रेजी। तो इसमें फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि उसको 70th बर्थडे में तो 77 लाख का उसका कॉर्पस म्यूचुअल फंड से बन भी गया और उसी में से SWP जा रहा है उसके प्रीमियम्स की अमाउंट। हाँ, एंड इसमें अज्यूम किया है कि दे आर अलाइव है, राइट? 70th तक कुछ हुआ नहीं है। देखिए एक्स एंड वाई दोनों 70th से पहले अगर डेथ हो गई तो मामला वहीं खत्म हो जाता है। एक्स एंड वाई बोथ गेट 5 CR। हाँ, आई एम जस्ट सेइंग डेथ नहीं हुई तो वाई को तो कुछ भी नहीं मिलेगा, एक्स को 77 lakhs रुपीज मिलते हैं फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट्स दैट ही हैज डन इन म्यूचुअल फंड। और
अगले 10 साल के बाद में उसको अपने पॉकेट में से पैसा देने की जरूरत नहीं है. 1,43,000 इज कमिंग फ्रॉम हिज म्यूचुअल फंड कॉर्पस. अगर सपोज 55th बर्थडे पे हाँ, वाई ने अभी वाई का तो खत्म हो गया, वाई को अब तो 1 रुपया देना भी ही देने नहीं की जरूरत नहीं है. बट वाई ने तभी 55th बर्थडे पे वो म्यूचुअल फंड में तो डाल सकता है ना, बिकॉज उसके पास कॉर्पस बट है ना. बट वाई डालेगा तो एक्स भी तो डाल सकता है. हम तो कंपेयर करें, वाई ने जितना डाला उतना ही पैसा एक्स ने डाला है. डिफरेंस कर रहे हैं ओनली द डिफरेंस, राइट. नाउ एक चीज़ और आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो. ठीक है, मैंने 2.5 लाख या 3 लाख 5 लाख दिए हैं, जो भी प्रीमियम 5 में. मुझे अगर 10 साल में कुछ हो जाता है तो जो रेगुलर प्लान वाले ने दिया वो तो कम प्रीमियम भरा है, और जो 5 पे या 10 पे वाला ने भरा है उसने बहुत ज़्यादा प्रीमियम भर दिया टू गेट द सेम अमाउंट एट डेथ. दैट इज वाई वी ऑलवेज से गो फॉर द सिंपलेस्ट ऑप्शन विच इज रेगुलर पे एंड टिल द टाइम यू वांट कवरेज 60 और 70. डोंट कॉम्प्लिकेट द मैटर. एंड फाइनली ये मैंने आपको हम तीन चीज़ें बता रहे हैं इसमें. फर्स्ट, डोंट गो फॉर 100 और 90, 60 at the max 70 or 65. Second option that we are saying, don't go for 5 pay, 1 pay. There are companies which sell you single pay. आप 20 लाख रुपए आज दे दो, 100 साल तक आपकी कवरेज है. इमेजिन जो पैसा आप डिफरेंस इन्वेस्ट कर सकते थे और उससे FWP करते, वुड हैव बीन फार बेटर. मैंने ये 5 पे 10 पे सबकी कैलकुलेशन करके रखी है, बट जस्ट फॉर शोइंग मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया. सेकेंड थिंग, डोंट कॉम्प्लिकेट योर प्रीमियम. एवरी ईयर रेगुलर पे प्रीमियम टिल योर कवरेज. थर्ड थिंग विच आई वॉन्ट टू से, डोंट गो फॉर रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन. बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज आपको बोलती है देखो आप 65-70 तक ले रहे हो, आप ये जो लाख रुपये प्रीमियम भर रहे हो ये तो आपका वेस्ट हो जाएगा. आप 30 लाख रुपये गंवाना चाहते हो 30 साल के लिए. लुक एट द काइंड ऑफ टैक्टिक्स. आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम ले लो. आप साल का 1.25 लाख की जगह आप 2 लाख या 2.5 लाख प्रीमियम भरोगे और कुछ नहीं हुआ 70th बर्थडे पे, तो आपको ये सारा पैसा वापस आ जाएगा. तो लोगों को लगता है अरे वाह ये तो फ्री में प्रोडक्ट मिल रहा है. फ्री में नहीं है. टाइम वैल्यू ऑफ मनी. आपने इतना साल जो एक्स्ट्रा प्रीमियम भरा है वही अगर आप म्यूचुअल फंड में डालते, यू वुड हैव अर्न्ड फार बेटर रिटर्न एंड कॉर्पस देन व्हाट इंश्योरेंस प्रीमियम वुड गिव यू बैक आफ्टर 30 years. Don't go for return of premium as a product. Go for plain vanilla term insurance cover till 60 or 65 at the max 70. रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट में प्रीमियम्स ज्यादा हो गए, राइट? 100%. वो लोग रिटर्न कर रहे हैं. तो कितने ज्यादा होते हैं? डेल्टा कितना होता है? सो अगर मैं लाख रुपये भर रहा हूँ, सपोज मेरे केस में 1,43,000 है 70 तक, तो उसमें 3-3.25 लाख रुपए का प्रीमियम आएगा. एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 30 years माय गॉड, आई हैव टू पे. और उसमें एक मजे की बात क्या कुशल मालूम है, मैं बीच में कहीं बंद नहीं कर सकता. Everything is forfeited. I have to continue till the 70th birthday to get my entire money. The day I stop paying the premium, money forfeited. तो आपको वो मतलब 15 साल के बाद अगर आपने बंद कर दिया तो सारा पैसा गया, आपको वापस नहीं मिलेगा. नहीं आएगा. That is why we say go for the most simplest product. Why complicate your life? इसीलिए मैं बोलता हूँ इसको एक्सपेंस की तरह समझो. आप जैसे मोटर कार का इंश्योरेंस लेते हो, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, पहले तो भगवान से दुआ करो कभी इवेंट हो ना, ये पैसे वेस्ट चले जाए, राइट? सेकेंडली आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है बाकी जगह है ना. वाई आर यू मिक्स दाल एंड चावल टुगेदर यार? खिचड़ी क्यों बना रहे हो? वही मैं बता रहा हूँ. राइट. ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बिकॉज मैं आपको बताऊँ मेरे साथ एक इंटरेक्शन हुआ था विद एन इंश्योरेंस एजेंट एंड ही वॉज ट्राइंग टू टेल मी दैट गो फॉर द रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान. एंड ही वॉज टेलिंग मी कि आपको पूरा पैसा आ जाएगा, आप अभी कर लो, आपका प्रीमियम इतना होगा एंड आपको पूरा पैसा, अगर आपका कुछ नहीं होता है, जैसे फॉर्चुनेटली लाइक सब सही चलता है, तो आपको 50th या 60th जो भी 60th बर्थडे तक आपको पूरा पैसा मिल जाएगा. एंड ही वॉज ट्राइंग टू टेल मी कि आप यही लो बिकॉज आपको पूरा मतलब प्रीमियम वापस मिल रहा है, तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कुशल, ये जितना मैं ज़्यादा आपको प्रीमियम बेचने की कोशिश करूंगा, मुझे कमीशन उस प्रीमियम पे आ रहा है. ये मिस सेलिंग ही है ना फिर तो ये शॉर्ट मिस सेलिंग है. तो ये किसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं इंडस्ट्री में? ओनली बाय दीज सेशन. देखिए 2 तरह के होते हैं, या तो रेगुलेटर खुद कम स्ट्रांगली ऑन दीज की डोंट सेल, बट ये इज़ अ विशफुल थिंकिंग. ऐसा नहीं होता. लॉबी इतनी स्ट्रांग लॉबी होती है तो वो नहीं हो सकता. तो द ओनली वे इज, हम लोग जो बोलते हैं बायर्स बीवेयर. आप खुद को ही अपने आप को एडुकेट करो, फाइनेंशियल लिटरेसी करो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो चाहे इंश्योरेंस हो. मिस सेलिंग हर जगह होती है. आप जितना अपने आप को वो रखोगे उतना आप बच पाओगे. तो ये एक था. अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने जा रहा हूँ कि खाली ये क्यों लेना चाहिए. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सो कुशल, दिस वॉज माई फर्स्ट पॉलिसी विच आई बॉट व्हेन आई वाज, मैं आपको एनलार्ज करके दिखाता हूँ. सो दिस वॉज द पॉलिसी विच आई बॉट व्हेन आई वाज 24. मैं जैसे ही बॉम्बे में आया था उसी साल
3 महीने बाद मुझे एक इंश्योरेंस एजेंट मिला, बोला सर आप यंग हो, लेनी चाहिए। तो मुझे ये 5 लाख की एंडाउमेंट प्लान बेच दी गई थी। उसका प्रीमियम था 19,603 पर एनम। ये 25 साल की पॉलिसी है, मैंने ली थी। सो 5 लाख कवर, ओनली 5 लाख कवर है, नॉट 5 CR, एंड आई वाज पेइंग 19,000 एनुअल प्रीमियम। नाउ लुक दिस। और उसी के 1 साल बाद जब मैंने ली, सेम 22,000 प्रीमियम वर्सेस 19,000, बट लुक एट द कवर दैट आई एम गेटिंग नाउ। 1 crore cover versus 5 lakh cover in a traditional term plan, in a traditional endowment plan. क्या होता है एंडाउमेंट प्लान? एंडाउमेंट मैंने आपको क्या बताया शुरुआत में, सेविंग्स कम एंडाउमेंट। तो मैंने क्या, ना आपकी सेविंग्स, ना आपके रिटर्न ज़्यादा आते हैं, ना इंश्योरेंस कवरेज है। 5 लाख के लिए मैं 19,000 का प्रीमियम पे कर रहा हूँ, और 1 साल बाद मैं 1 करोड़ के लिए 22,000 प्रीमियम पे कर रहा हूँ। दिस इज प्योर टर्म कवर। बट उसमें एंडाउमेंट का मतलब क्या है? तो 5 लाख का कवर जो है, बट उसमें ऐसा है क्या कि मेरे को प्रीमियम वापस मुझे मिल 25 साल बाद पूरा प्रीमियम मिलेगा, प्लस आई विल अर्न 5-6% रिटर्न लाइक बोनस इन दिस कवर। अच्छा, ओके। तो एंडाउमेंट में बेसिकली आपका एंड, अगर पॉलिसी जब एंड होती है, लैप्स होती है, इन द सेंस अगर आप अलाइव रहते हो तो आपको प्रीमियम पूरा मिल जाएगा। लैप्स नहीं, मैच्योरिटी पे। हाँ, मैच्योरिटी पे, सॉरी, मैच्योरिटी तो पे। मैच्योरिटी पे आपको प्रीमियम पूरा मिल जाएगा। यस, प्रीमियम प्लस आई लर्न सम बोनस विच वर्क्स आउट टू 5-6% रिटर्न। तो मुझे बेचा क्यों जाता सर? देखो आपका प्रीमियम वेस्ट नहीं जाएगा, और 25 साल में तो आपको कुछ होना नहीं है, तो एक सेविंग्स बन के, और ऐसा मुझे कैसे बेचा जाता मैं आपको बताऊंगा। ये आपको समझ आ गया? 5 लाख, खाली ये फिगर याद रखो, सम अश्योर्ड 5 लाख, प्रीमियम 19,000। दूसरे केस में टर्म प्लान में सम अश्योर्ड 1 CR एंड प्रीमियम 22,000। सेम प्रीमियम में, लगभग सेम प्रीमियम में आपको 20 गुना ज़्यादा कवरेज मिल रहा है। नाउ लुक एट द एग्जाम्पल। ये फिर मैंने आपको जो बताया, मैंने एगॉन खरीदा था, ये दूसरी टर्म प्लान, ये सब एक्चुअल टर्म प्लान्स जो मैंने पॉलिसीज खरीदे थे, ये मैंने आपको सब दिखाई। दीज आर द थिंग्स। नाउ लुक एट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जो मुझे एजेंट ने बेचा था, उसने बोला सर आप 5 लाख का टर्म, ये रेगुलर प्लान लो, 19,000 प्रीमियम है, अगर आपकी डेथ हुई तो आपकी फैमिली को ये सम अश्योर्ड प्लस बोनस मिलता है। अगर आपकी डेथ नहीं हुई 25 साल में, तो आपको उस वक्त 13 लाख रुपए मिलेंगे मैच्योरिटी पे, ठीक है। बट अगर उसी वक्त मुझे किसी ने बताता कि गजेंद्र ये 5 लाख का मत लो, ये सपोज ऑनलाइन टर्म प्लान है 1 करोड़ का, आपकी प्रीमियम, उस वक्त मेरी प्रीमियम थी 8,300, 1 करोड़ की, ओके। तो जो आप LIC, जो आप ट्रेडिशनल प्लान में 19,000 दे रहे हो वर्सेस 8,300, आपका डिफरेंस है 11,000, राइट। हर साल ये पैसा आप म्यूचुअल फंड में डालो, 12% का अगर आपका रिटर्न आता है 25 साल बाद, तो आपको 18 लाख मिलते हैं, 15% पे 31 लाख मिलते हैं, और 20% पे आपको 74 लाख मिलते हैं। एट मैच्योरिटी इंश्योरेंस कंपनी गिव्स यू 13 लाख वर्सेस, देखो अगर आपकी डेथ होती है तो सेकंड केस में आपको 1 करोड़ मिलता है, फर्स्ट केस में आपको 5 लाख प्लस बोनस मिलता है, मच हायर। और डेथ नहीं होती है तो फर्स्ट केस में एंडाउमेंट प्लान में आपको 13 लाख मिलेंगे, सेकंड केस में आपको अगर 12% का रिटर्न आया तो 18 लाख, 15 आया तो 31, 20 तो ऑन अ हायर साइड है तो 74। इन बोथ द केसेस आई एम मच बेटर ऑफ compared to buy. So what I'm trying to say, don't mix insurance and investment. Death हुई तो भी you are better off, death नहीं हुई तो भी you are better off. Correct. ये जब तक आप कैलकुलेशन एक्सेल शीट में नहीं करते हो ना, तो आपको समझ में नहीं आता है। Now look, इसमें you know like 12% तो एकदम कंजर्वेटिव रेट ऑफ रिटर्न है ना, like in the sense अपन मिनिमम भी मान के चले, still you are beating, you are beating this thing. मतलब 18,80,000 तो यहाँ पे आ रहा है, yes, versus 13 lakhs which is on that. अब आगे की कहानी बताता हूँ आपको। ये गलती तो मैंने कर ली थी 2004 में, क्योंकि आइडिया नहीं थी। 2011 में मुझे अक्ल आई कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। 25 साल की पॉलिसी है, 7 साल मैंने प्रीमियम भर दिया, 18 साल और चलाने हैं। तो मैंने देखा कि यार मैं ये पॉलिसी कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ, यानी कि 25 साल में कंटिन्यू करता हूँ तो 13 लाख मिलते हैं। अच्छा, आज मैं सरेंडर करता हूँ तो मैंने कितना प्रीमियम भरा कुशल? 20,000 फॉर 7 ईयर्स, 1,40,000। 1,40,000। तो मैंने कैलकुलेट किया कि अगर मैं सरेंडर करता हूँ ना, तो आज मुझे इंश्योरेंस कंपनी 82,000 देती है, मुझे 1,40,000 नहीं आएगा। तो क्या करना चाहिए उस वक्त? सरेंडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मतलब एक कॉमन मैन तो वही सोचेगा कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना मेरा चाहिए, 1,40,000 गया है, मेरा नुकसान हो रहा है। तो बहुत लोग बोलते हैं यार गलती हो गई जो हो गई, ये चला लेते हैं और नहीं लेंगे। ये 95% लोगों की थिंकिंग है। पैसा पैसा होता है। तो मैंने क्या सोचा, एक्सेल शीट पे बैठा कि आज चलो 82,220 आते हैं, एटलीस्ट 18 साल आप मुझे 19,000 नहीं भरने हैं। ये 82,220 प्लस 19,000 मैं आज से अगर म्यूचुअल फंड में डालता हूँ और सेम 12% का रिटर्न आता है, तो भी मुझे 18 साल बाद में 18,33,000 मिलते हैं वर्सेस 13 लाख इन माई ट्रेडिशनल प्लान। तो मैंने क्या किया,
2011 में मैं इंश्योरेंस ब्रांच में गया, मेरी पॉलिसी सरेंडर करवाई, मुझे चेक मिला 82,220 का। आप डेट देख लो, जुलाई 2011 मेरे नाम पे मुझे चेक मिला। मैं आया और ये पैसा अगले दिन मैंने इंश्योरेंस में, जो पैसा मुझे इंश्योरेंस कंपनी से मिला, मैंने आके इस म्यूचुअल फंड में डाल दिया। आप देखो डेट, अगेन यू कैन सी द डेट। एंड हर साल का जो प्रीमियम मुझे आज तक देना आया था, आप बराबर साल देख लो, 11, 12, 13, 14, 15, 16 से लेके 24 तक, उस महीने में वो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता हूँ। जैसे मैं इंश्योरेंस को कंपनी को पे करता था, वही मैं SIP, नॉट SIP, एनुअल SIP इन म्यूचुअल फंड कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू शो आवर व्यूअर्स, आज तक मैंने 3,57,000 रुपीज़ डाल दिए हैं। आज उसकी वैल्यू है 13,92,000 रुपीज़ उसकी वैल्यू है। एंड अभी तक का 13 साल का जो रिटर्न आया है वो है 15% कंपाउंडेड पर एनम। हम लोग, हमारी कैलकुलेशन 12% पे सोच रहे थे कितना आता है। इस बात को 13 साल 14 साल हो गए हैं और 4 साल बाकी हैं। 18 साल की पॉलिसी थी, 4 साल में आपको ये रिजल्ट दिखा है। 4 साल 15% ही अज्यूम किया तो वो वाला नंबर आ जाएगा ना, जो 15% वो नंबर आ जाएगा। अभी तक 15 आ रहा है, बट अगर 12 भी आता है ना, आई एम स्टिल बेटर ऑफ। तो भी आपका तो अभी ऑलरेडी 12 से तो बीट हो गया, 12 से बीट हो गया। आई एम ऑलरेडी एट 14 lakhs, राइट। और 4 साल बाकी पड़े हैं। 4 साल में मुझे और 1 लाख रुपया डालना है, मतलब 20,000 करके और 4-5 साल डालना है। जिस दिन ये मैच्योर होगी उस दिन मैं आपको रियल कैलकुलेशन दिखाऊंगा कि LIC में, उस कंपनी पॉलिसी में रहता तो मैच्योरिटी पे क्या मिलता। और आज मैंने ये गलती की है, उसके बाद भी मैंने कोर्स करेक्ट करके अपने आप को ठीक किया, तो क्या मिल रहा है। राइट, दैट इज वाई आई बीन डूइंग दिस। इसमें वन कैवियट ऐसा है कि आपको पता है कि आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड में डालना था, बट लेट्स से समवन हु इज लाइक, अगेन उसको पता ही नहीं है, तो वो फिर क्या करेगा वो केस में। यस, सो सी अगेन आई हैव ऑलवेज सेड एंड मेंट दिस कि ये सारी चीज़ें खुद से करना बहुत मुश्किल होता है, राइट। यू हैव टू टेक सम प्रोफेशनल हेल्प, क्योंकि वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स के पास इतनी नॉलेज, इतनी स्टडी है। देखो आज मैं जो स्टडी करके दिखा रहा हूँ वो सब के लिए टाइम लगता है, आपको बैठना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, खुद से करना मुश्किल है। तो यू नीड प्रोफेशनल हेल्प, बट if after taking professional help you are getting so much benefit, it's worth it then. So this is what this is what I've been doing, and that is why I always say कि जो myths लोगों में है कि इंश्योरेंस टैक्स सेविंग के लिए मत करो, इंश्योरेंस इज नॉट इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस इज प्योर रिस्क कवर। एंड बहुत लोग बोलते हैं नहीं मुझे इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है, मैं तो अभी जिंदा रहने वाला हूँ, 5-10 साल देखेंगे, बस आज कवर करो अपने आप को। You don't, you need. Then so these are the 10 commandments which I would like to share with our viewers. Very good. One should buy insurance for risk cover only. No investment plans. Don't consider insurance as an investment option. Buy preferably only a term plan. Don't trust your agent or advisor blindly. Again, I'm saying you should take the help. See, one thing also I would like to tell our viewers, खुद से आप करने मत जाओ। आप कितने भी एडुकेटेड इंटेलिजेंट हो, बट रिस्क हम अपना कवर का ले रहे हैं। आप नहीं रहोगे तो आपकी फैमिली को जाके हैंडल करना पड़ेगा, उनके पास उतनी शायद नॉलेज नहीं है। इसलिए गो टू अ ट्रस्टेड एडवाइजर, बट डोंट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली। आस्क क्वेश्चंस कि ये क्यों, क्या क्यों नहीं। डोंट गो विद एडवर्टाइजमेंट्स। हम बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं। प्लीज डोंट बाय एंडोमेंट होल लाइफ प्लान्स, दीज आर वर्स्ट प्लान्स इन टर्म्स ऑफ द सेविंग्स प्रीमियम्स। यू डोंट नीड इंश्योरेंस इफ यू आर अ सिंगल पर्सन, क्योंकि आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट ही नहीं है, तो आपको इंश्योरेंस क्यों चाहिए। सेकेंडली, कुशल, यू डोंट नीड इंश्योरेंस इफ यू आर वेल्दी। सो अगर सपोज आज आपकी फैमिली के पास 50-100 करोड़ रुपए हैं और आपकी रिक्वायरमेंट 10-15 करोड़ की, तो आपको क्यों चाहिए। यू ऑलरेडी हैव दैट मच काइंड ऑफ वेल्थ, यू डोंट नीड इंश्योरेंस कवर। डोंट बाई ए चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान और अ प्लान फॉर नॉन अर्निंग मेंबर। बहुत बार हमने देखे हैं लोग अपने स्पाउस के नाम पे, इफ़ शी इज़ समबडीज हाउस वाइफ, तो उनके नाम पे भी ले लेते हैं। You should buy insurance cover for your spouse if she is earning member and if people are dependent on her, or any spouse for that matter. जो नॉन अर्निंग मेंबर है उनके ऊपर इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नोबडी इज डिपेंडेंट। यू शुड बाई इंश्योरेंस ओनली फॉर द डिपेंडेंट मेंबर्स इन द फैमिली, जिनके ऊपर फैमिली डिपेंडेंट है, राइट। बट हम लोग कई बार प्रीमियम इंश्योरेंस टैक्स बचाने के लिए, मतलब नहीं है, अब वो पर्पज सॉल्व नहीं हो रहा है। फाइनली रीड द फाइन प्रिंट केयरफुली। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम लेंस लगा के, बट आपको ब्रॉडली कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस मेन मालूम होनी चाहिए। ये चीज़ें अगर आप कर लेते हो तो दिस इज़ गुड। नेशनल पेंशन स्कीम है, उसमें कोई गारंटेड रिटर्न नहीं है। उसमें क्या होता है, आप हर साल डालते जाओ पैसे, आपके म्यूचुअल फंड की तरह वो इंडेक्स फंड में या इक्विटी में या डेट में जाएंगे। एट 60th बर्थडे यू हैव अ बिग कॉर्पस, सपोज 1 करोड़ का कॉर्पस हो गया, तो यू आर अलाउड टू आई थिंक कम्यूट 60% ऑफ दैट कॉर्पस
बाकी 40% का आपको कंपल्सरीली पेंशन खरीदना ही है, कंपल्सरी आज की डेट में। तो आपको किसी न किसी इंश्योरेंस कंपनी को ये 40 लाख लमसम देने पड़ेंगे, उससे फिर आपको लाइफ लॉन्ग 40% आपको देने पड़ेंगे और उससे आपको लाइफ लॉन्ग एक पेंशन आएगी। अच्छा, आज की डेट में ये रूल है, बट मुझे लगता है 10-12 साल में शायद ये चेंज हो जाएगा। गवर्नमेंट विल गिव यू एंटायर 100% ऑप्शन, आपको पूरा लेना है पूरा लो, आपको SWP करना है वो करो। आई एम वेटिंग कि ऐसा दिन आए कि जहाँ मैं खुद से SWP कर सकता हूँ उस पर, रादर देन डिपेंडिंग ऑन समवन टू डिजाइन इट फॉर मी। तो एनपीएस में फिर डालना चाहिए? नहीं डालना 100% स्ट्रांगली रेकमेंड। वो कुछ 50,000 का रिडक्शन 50,000 तो है ही है, हाँ। प्लस अगर आप सैलरीड हो, जैसे इन माई केस, इफ़ योर कंपनी पे यू 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी इन द फॉर्म ऑफ NPS यूनिट्स, वो 10% आपकी इनकम में ऐड ही नहीं होता है, अच्छा, टैक्सेबल ही नहीं? टैक्सेबल ही नहीं है। तो सोचो कितना बड़ा आपको, इफ़ यू कम इन 30% टैक्स ब्रैकेट, 7.5 लाख रुपया कैपिंग है। सपोज मेरी एनुअल सैलरी 30 लाख रुपए है, राइट? 30 लाख का 10% इज 30 लाख, सपोज मेरी बेसिक इनकम है, मैं आई एम गिविंग ऑन हायर साइड, तो 30 लाख पे 3 लाख इज बेसिक, 3 लाख इज माई NPS। तो अगर कंपनी मुझे 3 लाख कॉन्ट्रीब्यूट करती है तो वो 3 लाख मेरे इनकम में ऐड ही नहीं होते हैं। एंड प्लस ओवर अ लॉन्ग टर्म इफ गिव्स यू 10, 12, 13% रिटर्न मार्केट लिंक, उस कॉर्पस को आप टच नहीं कर सकते, तो वो नेचुरली आपका रिटायरमेंट में एक अच्छा कॉर्पस बन जाता है। टुडे आई बीन इन्वेस्टिंग इनटू NPS फॉर द लास्ट 8 years and my earnings, my return has been around 13-14%. Of course, my money is mostly in equities, but I'm saving taxes today and building a side-by-side corpus there. So strongly recommend NPS, but none of those other products from insurance. गॉट इट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसमें लाइफ इंश्योरेंस का अगर हो गया तो हेल्थ हो गया. इंश्योरेंस? Now we can come to health ठीक है, insurance. तो लाइफ इंश्योरेंस में देयर इज नो पॉइंट मिसिंग? There's no point missing, guys. First take life insurance. इसमें आप प्लीज डिले मत करो। हेल्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका साल भर डिले भी हो गया, 1-2 झटके लग भी गए, एक्सीडेंट हो गए छोटे मोटे, देखो 1 लाख रुपया आपका जेब से लगाना, तो आपको नेक्स्ट टाइम लगेगा कि अब मुझे गलती नहीं करनी है, राइट? बट लाइफ इंश्योरेंस में आप चांस मत लो। मेरा पता नहीं, आई डोंट नो, फॉर सम रीजन उल्टा मानना है। अभी ठीक है, शायद चेंज हो जाएगा ये पॉडकास्ट के बाद, बट मेरा ऐसा है कि हेल्थ इंश्योरेंस ले लो पहले। और मैंने भी पता है हेल्थ इंश्योरेंस कब लिया, अभी 25th बर्थडे पे बाय द वे, तो 6-8 महीने पहले लिया मैंने। डिले है, हाँ। और मैंने लेट लिया, बट मैंने सोचा कि चलो अभी हेल्थ इंश्योरेंस तो ले लेते, कुछ भी हुआ तो हेल्थ इंश्योरेंस से मतलब वो मेडिकल इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है तो वो कैप अप होकर मतलब एक्सपेंसेस क्लेम हो जाएंगे। लाइफ इंश्योरेंस मैंने सोचा चलो 30 के बाद ले सकते हैं, बट हेल्थ को प्रायोरिटी रखो, मैंने ऐसे सोचा था। नहीं, गिवन द सिचुएशन वेयर यू आर इन, इट मेक सेंस। आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट्स नहीं है, यू आर नॉट मैरिड, कोई डिपेंडेंट्स नहीं है, पेरेंट्स इंडिपेंडेंट है, तो यू आर राइट, कोई लायबिलिटी नहीं है, आपने सही किया। बट आपकी जगह पे कोई और होता जो मैरिड है, करेक्ट, वाइफ इज अ नॉन अर्निंग मेंबर और एक चाइल्ड भी है, ये गलती नहीं करना। पहले टर्म इंश्योरेंस फिर हेल्थ इंश्योरेंस। गॉट। सो व्हाट यू आर सेइंग actually applies to 95% of the people, those who have dependents and this thing. Your case, बट आपकी जो थिंकिंग थी वो राइट नहीं थी, इन द सेंस कि पहले हेल्थ लेना चाहिए और बाद में टर्म लेना चाहिए। दिस डजंट अप्लाई टू ऑल ऑफ द मेंबर्स। चलो हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं। Yes. आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस बाय द वे। सो आई मेट विद एन एक्सीडेंट 1 month बैक, आई टोल्ड यू अबाउट द एक्सीडेंट, एंड आई हैड अ क्लेम कवर ऑफ ₹25 lakhs। तो हर साल में अगर मेरा कभी भी कुछ भी हो तो 25 लाख तक का मुझे क्लेम मिल सकता है। यू वुड बी शॉक्ड टू नो दैट I had a knee fracture, I had a partial ligament tear, I was admitted in Bridge Candy Hospital for 2 days. My bill for 2 days was 1.61 lakhs just for 2 days. This included everything: anesthesia fees, surgeon fees, medicine fees. I was staying there in the room tariffs and all. And I was like, my God, 2 days ka 1.61 lakhs. In India, like if someone goes through this kind of thing, like their मंथली सैलरी भी नहीं, मतलब उससे भी मतलब ज़्यादा 2 महीने की सैलरी इसमें चली जाएगी अगर इतना बिल होता है तो। दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि यार हेल्थ इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। बिल्कुल, मतलब वो एक मेरा एक्सपीरियंस था। सेम मेरे अंकल, उनका ये टेंडन खाली कट हुआ था घर पे, राइट? और वो आसाम में रहते हैं, वो बॉम्बे आए, HN रिलायंस में एडमिट हुए, 2 दिन माइनर सर्जरी, टेंडन को खाली ऐड करना था, नर्व, एक छोटी सी नर्व होती है, 5 लाख रुपए का खर्चा आया for 2 days. My God. 5 lakh. It was a plastic reconstruction surgery. चलो आज हमारे पास इंश्योरेंस थी, वी कुड अफोर्ड। जिसके पास नहीं है उसकी तो सोचिए आपकी साल भर की इनकम चली जाती है उसमें, राइट? ये तो करना जरूरी नहीं था, नहीं तो आपकी अंगुली खत्म हो जाएगी, आपकी काम ही नहीं कर पाएगी, लाइफ लॉन्ग काम नहीं कर पाएगी। तो आपके पास चॉइस भी नहीं है, पैसे उधार लेके भी कराने पड़ेंगे तो कराने पड़ेंगे, राइट? सो दैट इज़ वाई द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हेल्थ इंश्योरेंस। और मेडिकल कॉस्ट बहुत बढ़ रही है ना, मतलब मेडिकल इन्फ्लेशन में पढ़ रहा था कुछ 13-14% It is most important reason why we all need health insurance is our changing lifestyle. You know why?
बिकॉज आज के दिन में हमारा सुबह हमारी यहाँ से शुरू होती है, खत्म होते होते आप देख रहे हो राइट. My God, the best slide so far. So far, correct? So, you know, all this results into acidity, diabetes, high cholesterol, obesity, and the list goes on. So, we are responsible for our own health, right? And India is slowly becoming the obesity capital, diabetes capital. You name everything, and we are the capital in the wrong way. You know, heart attack capital of the world, Yeah. and stuff like that. I'm just thinking इसमें से मैं कितनी चीज़ें कंज्यूम करता हूँ. Domino's pizza, Coca-Cola, McDonald's. I am just scared right now. No, it is, and it is true for all of us. You know, आप नहीं, हमारे सारे व्यूअर्स भी देख रहे होंगे, तो एटलीस्ट लकीली लास्ट 2 चीज़ें शायद आप नहीं करते हो, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग. यू आर, बट हम लोग कई बार सोचते हैं अरे मैं स्मोकिंग ड्रिंकिंग करता हूँ, बट आप जो जंक फूड भी खा रहे हो ना, वो इतना अनहेल्दी है टुडे. वी आर नॉट थिंकिंग बिकॉज इट इज एक्सेप्टेबल इन आवर सोसाइटी, तो हमको लगता है कि चल जाता है. लुक एट द डैमेज दैट वी आर डूइंग, यू नो, टू आवर बॉडी. तो वो चीज़ है. You know, this is very, very interesting. I repeat my statement. This is the best slide so far. I'm sure every family has one, Yeah. you know, such member in the family. This is becoming the de facto problem, Yeah. right? Because we are living a very laid back lifestyle. ये एक problem आ रही है. Sometimes back in Times of India, this was the headline: lifestyle diseases remain #1 killer of Mumbaikars. My God. Yes. Okay. It is not accidental. It is not other way of death. It is lifestyle diseases. 2011 में it's showing 26,540 deaths from heart attacks. हार्ट अटैक. और आज 2011 11 का है, और आज 13 साल बाद में आप सोचो क्या है. These were some of the people who passed away at early age because of cardiac arrest. This guy, he was the CEO of SAP India. He was a fitness freak guy. 42, Ranjan Das. Okay. After coming out from gym, he collapsed. All of a sudden at 42. My God. Okay. So, and Anand Bajaj, MD of Bajaj Electricals at 41. और खासकर कोविड के बाद हमने देखे हैं बहुत सारे यंग पीपल, यू नो, जो फिटनेस फ्रीक हैं, जिम के आने के बाद, खेल के आने के बाद, सडनली कोलैप्सेस, राइट. नितिन कामत का वी सॉ, फिटनेस फ्रीक, 6 packs, but we don't know what other stress you have. Yeah. And he said, my father passed away, I was, you know, dehydrated and all these things. So you don't know. So that is why. And what are the reasons? Smartphones today, because we are 24/7 into this stress. हमारा mind stop नहीं होता है. Excessive traveling, 5 o'clock morning flight, late flight, same day travel, right? You are disturbing your sleep pattern. Peer pressure. हमें अच्छा करना है. You know, people working on 7 days a week. And finally, easy lifestyle. Not taking time out for exercise. सुबह निकलते हैं तो AC में रहते हैं. 24/7 we are in AC environment. We are not, you know, getting to a normal environment. Yeah. So some of these reasons, that is why we need a health insurance. I was, I just was talking to someone and they mentioned that one of their relatives got a heart attack and he was 26. My God, मतलब 25-26 साल की उम्र में लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं. Lot of this to do with genetics, poor eating, poor lifestyle. But ये किसी को भी आ सकता है, मतलब. And that is why health checkups are very important on a regular basis. वो तो करना ज़रूरी है. Every year I strongly recommend, the moment you cross 40, every year you should have a comprehensive body checkup. It's important. But so I asked this question: what's the ideal age to have a heart attack? वही जो आपने अभी पूछा कि I was shocked. 40% heart patients are aged between 25 and 35 years. What are you saying? Seriously? Yes. And by the way, this data was 10 years back. So आप अब इसको 40 को आप 60 कर दो आराम से. So you're saying 60% heart patients are like 25 to 35 years old? 25 to 35 years. Because of the stress, because of mobile binging, late night, you know, we are disturbing all the nature's work schedule. My God. You know, that's why it's a grim reminder before it's too late. And जो आपने बताया कि कॉस्ट की बात बताई है, so these are the cost today. अगर आप किडनी, ये देखो आप, ये सब स्टैंडर्ड कॉस्ट हैं. केमोथेरापी पर कैंसर किसी को होता है तो 3.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 15 लाख इज़ द एवरेज ट्रीटमेंट कॉस्ट फॉर कैंसर. किडनी ट्रांसप्लांट एवरेज इज़ 8 to 10 lakhs. एंड ये सब मैं Tier 2 सिटीज़ की बात कर रहा हूँ. बॉम्बे में जो आप ब्रिज कैंडी वगैरह के लिए, इसका डबल, मिनिमम डबल से ट्रिपल तक भी हो सकता है. मेरे को तो ज़्यादा लग रहा है. ज़्यादा लग लग रहा है. एग्जैक्टली राइट. जस्ट अ पॉइंट. माई इसमें अभी आपने देखो क्या लिखा है, 12 to 15,000 फॉर डायलिसिस, राइट. डायलिसिस इन्होंने 12 बार महीने में लिखा है, और लिखा 15,000 रुपये पर मंथ, मतलब 12 बार का कॉस्ट है 15,000 रुपये, राइट. आई एम गिविंग यू अ रियल एग्जाम्पल. माई फादर इज अंडरगोइंग डायलिसिस राइट नाउ.
पर डायलिसिस कॉस्ट हिम $5,000 करेंटली. तो अगर महीने में 12 बार होता है तो 60,000 है. सो डोंट गो बाय दीज फिगर्स, राइट. ऑफ कोर्स बहुत सारी सिटीज़ में 2,000 रुपये में भी होता है पर डायलिसिस, राइट. बट अगेन इट इज़ ऑल केस टू केस बेसिस, राइट. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि इफ़ यू आर दिस इज़ अ स्लाइड विच आई वांटेड टू शेयर विथ यू. जो आप एक स्लाइड बोल रहे थे, हाँ मैं बता रहा था, आप जो बता रहे थे. देखो कुशल, एक बात हमारे व्यूअर्स को समझनी जरूरी है कि गोइंग फॉरवर्ड लॉट ऑफ कॉस्ट इन अदर एरियाज विल कीप कमिंग डाउन. जैसे इंटरनेट बैंडविड्थ कॉस्ट, ट्रैवल कॉस्ट, ये सब कम होते रहेंगे. खाली 2 कॉस्ट हैं वो बढ़ते रहेंगे जो यूएस में बढ़े हैं. वन इज़ एजुकेशन कॉस्ट एंड सेकेंड इज़ हेल्थ केयर कॉस्ट. दे आर गोइंग टू राइज मच एट ए मच हायर रेट कंपेयर टू अदर थिंग्स. तो इसीलिए नॉर्मल इन्फ्लेशन इज अराउंड 6-7%. हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इज समवेयर 9, 10, 12, 14. And now it is more or less linked to your lifestyle. You know, you will go to a Breach Candy, and again in Breach Candy, a lot of people would prefer a single room, not twin sharing, or a general ward. बहुत लोग जनरल वार्ड में नहीं सोचेंगे जाने का, राइट. तो आपका कॉस्ट जो होता है ना, इट इज़ लिंक्ड टू योर चॉइस ऑफ रूम. सेम डॉक्टर विल कम एंड डू बोथ प्लेसेस, but he will not do in a general. He will charge you 5,000 rupees in a general ward, and he'll charge you 15,000 rupees in a single classroom. So it is all lifestyle related. That is why ये जो आज आपको खर्चे दिख रहे हैं, बाय द वे ये जो करंट कॉस्ट है ये 5 साल पहले के थे. इनफैक्ट आज की डेट में कॉस्ट रीनल ट्रांसप्लांट इज अराउंड 12 lakhs in a normal hospital. I'm talking about kidney. In another 5 years down, it will become 22 lakhs per person. Okay, and another 22 years, 82 lakhs rupees per person for kidney transplant. ये सब के आप कॉस्ट देख लीजिए आप. 20 years from now, look at the cost. You will have minimum 50 lakh रुपए for any of those elements. Minimum 50 लाख रुपए. इसीलिए आपको ये सवाल करना है कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर कितने का होना चाहिए, राइट. आई एम नाउ गोइंग टू शेयर माई दिस थिंग कि कितने का कवर आपको होना चाहिए. which was my next question. Yes, so this is my policy. In 2015, me and my family opted for a family floater. So बहुत लोगों को हम बताना चाहते हैं कि family floater क्या होता है. Me, my wife, 2 children, we are a part of the same cover. तो हमारा जो कवर है 15 लाख का बेस सम अश्योर्ड है. अगर आपने उस साल क्लेम नहीं किया है तो 15 लाख नो क्लेम बोनस, जैसे आपने बताया ना आपके भी केस में ऐड हो रहा था. अगर आप क्लेम नहीं करते हो तो कंपनी रिवॉर्ड्स यू फॉर दैट. तो 30 लाख का हो गया. और रिफिल अमाउंट का मतलब क्या होता है, सपोज आपका 30 लाख रुपीज़ एक बीमारी पे चला गया और फिर उसी साल एक और नई बीमारी हो गई दूसरी, तो कंपनी आपको रिफिल कर देती है 15. नॉट फॉर द सेम इलनेस बट फॉर न्यू इलनेस. बट द सेम पर्सन इन द फैमिली. सो अगर जैसे मेरी फैमिली में मैंने 30 लाख पूरे यूज़ कर लिए और अब मेरी वाइफ को कुछ और हो गया तो 15 लाख रिफिल वो कंपनी कर देती है. सो दैट्स, ये हर कंपनी के अलग अलग टर्म्स होते हैं, बट जस्ट टू से. सो इन माई केस माई टोटल ग्रॉस कवर इज़ 45 लाख, 15 करके. और उसके लिए मैं साल का प्रीमियम दे रहा हूँ 81,923. 3 साल का मैंने एक साथ भरा था. I paid premium for 3 years, so my per annum premium is around 25,000 rupees. That's it? Yes. 25,000? Yes. Okay. Look at this. This is from 2023 to 26. Current policy मेरी running है. 15 lakh is the base cover. अगर आप यहाँ देख रहे हैं. कैसे पॉसिबल है? मैं अभी मॉम का करवा रहा था तो उनका तो 10 लाख का कवर पे ही प्रीमियम वाज कुछ 35,000. एज बहुत हाई है. हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म प्लान इज डायरेक्टली लिंक टू द एज ऑफ द फैमिली मेंबर. राइट. इसीलिए हम एक चीज़ बोलते हैं, जितना जल्दी आप लोगे उतना फ़ायदा है, कंटिन्यूटी हो जाती है आपकी. और 55-60 में ज़रूरी नहीं है फिर मिलेगा भी पेरेंट्स को या किसी को, क्योंकि नो कंपनीज वुड लाइक टू टेक रिस्क ऑफ दोज पीपल जिनके चांसेस कम है. जिनके चांसेस ज़्यादा है उन कंपनीज के लिए वो नुकसान हो जाता है ना. सो मैंने 3 साल का एक साथ प्रीमियम भरा. 3 years यू कैन से पॉलिसी पीरियड. माई प्रीमियम वॉज 81,000. डिवाइड कर लो 27,000 वॉज माई एनुअल प्रीमियम. ठीक है. नाउ लुक एट, मजे की बात देखना, ये कब से है मेरी पॉलिसी? 2015. आज 9 साल हो गए. मैंने कभी भी लैप्स नहीं होने दी है, बिकॉज नाउ माई हिस्ट्री इज़ देयर विद देम. अब कभी भी मुझे कोई क्लेम आएगा ना, कंपनी कभी डिनाई नहीं करेगी. जितनी पुरानी पॉलिसी हो जाती है ना उतना ईजी होता है क्लेम सेटल करना. अच्छा. क्योंकि कंपनी को देखो, आज आपने अचानक पॉलिसी ली और 1 साल बाद आपको हार्ट अटैक आता है, तो कंपनी बोलेगी 1 साल पहले तो आपने पॉलिसी ली है, 1 साल में ऐसा क्या हो गया कि आपकी सिचुएशन बदल गई है. तो कंपनी वुड लाइक टू क्वेश्चन दैट. इसलिए क्लेम सेटल होने के चांसेस कम होते हैं जितना जल्दी क्लेम आता है. चूंकि आई हैव बीन देयर विद देम फॉर 9 years, I have become an old customer, vintage customer. Now all my claims will go through easily.
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yeah. इसीलिए हम बोलते हैं जल्दी शुरू करो और कंटिन्यू करो फॉर द लॉन्ग टर्म, डोंट बीच में लैप्स मत होने दो. नाउ आई एम गोइंग टू शेयर यू एन इंटरेस्टिंग स्टफ हियर. ये 15 लाख कवर है. दिस वॉज अ रेलिवेंट कवर 9 years बैक, बट अब माई लाइफ स्टाइल हैज चेंज, राइट? 9 साल पहले मैं सपोज अंधेरी में रहता था, उस वक्त मेरे खर्चे वहाँ थे. अब टुडे आई कम टू डिसाइड एंड टुमारो आई वांट टू गो टू ब्रिज कैंडी. यू नो व्हाट इज द कॉस्ट? शायद 15 लाख भी कम पड़ जाए, 20 लाख 30 लाख सब कम पड़ सकते हैं. तो आई सेड आई नीड टू इंक्रीज माई हेल्थ इंश्योरेंस कवर, राइट? आई हैव 2 ऑप्शंस. इधर आई कैन टेक सुपर टॉपअप ऑल्सो, विच विल डिस्कस टॉपअप एंड सुपर टॉपअप प्लान्स क्या होते हैं. तो मैंने क्या किया, इन माई केस आई बॉट अनदर पॉलिसी. सो यू कैन सी दिस पॉलिसी हियर. मैंने अभी रिसेंटली 1 साल पहले मैंने एक और नॉर्मल प्लान लिया 50 लाख रुपए का. नाउ इसमें एक आप अगर ऑब्जर्व करोगे, इसमें मैं और मेरे दोनों बच्चे ऐड हुए हैं, नॉट माई वाइफ, बिकॉज माई वाइफ हैड अ कंडीशन कॉल्ड रूमेटॉइड आर्थराइटिस. नाउ द इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट विलिंग टू कवर हर. शी इज़ ओनली 40 राइट नाउ, बट बिकॉज उनको वो कंडीशन हो गई है, नाउ शी इज़ बिकम अ हाई रिस्क कस्टमर. अब अगर मैं उनके लिए लेने जाऊँगा ना, तो अब नहीं है. तो अब मैंने क्या सोचा है, जो पुरानी पॉलिसी है दैट आई विल रिजर्व एक्सक्लूसिवली फॉर हर रिक्वायरमेंट. मुझे या मेरे बच्चों को कोई क्लेम करना है, विल क्लेम फ्रॉम दिस पॉलिसी, सो दैट कल को कुछ ऐसा हुआ तो वो 15-25 लाख जो है वो उनको काम आ जाए, क्योंकि अब उनको नया कवर नहीं मिलेगा. दैट इज़ वाई वी से यू नो एट 30, 35, 40 ट्राई एंड गेट हायर कवर, बिकॉज 40 के बाद आपको डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, कुछ भी कंडीशन आ गई, या हार्ट अटैक आ गया, स्टेंट लग गया, फिर आपका कवर बढ़ना बहुत मुश्किल है. ये बढ़ेगा तो इतना ज़्यादा प्रीमियम आ जाएगा कि आप यू विल नॉट फाइंड इट वर्दी. मोस्टली तो कंपनीज नहीं भी करेगी, मोस्टली नहीं करेंगी, और कर भी ली तो ऐसा प्रीमियम बढ़ा के देंगी कि आप बोलोगे यार इससे अच्छा मैं नहीं करता हूँ, तो ठीक है. इसलिए आप पहले ले लो. अगर आपके खास के फैमिली में लगता है जेनेटिक फैक्टर है, बहुत सारी फैमिली में हम देखते हैं हार्ट अटैक हैज़ बीन अ कॉमन थिंग और ए कैंसर हैज़ बीन अ कॉमन थिंग, देन फ्रॉम डे 1 गो फॉर हायर कवर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आ सकता है. और एक बात बताओ, अगर सपोज 25 पे ही मैंने ये ले लिया हाई कवर, एंड सपोज 45 या 50 में मैं नहीं, सपोज कोई और हाँ, एक्स exactly, पर्सन, ठीक है. किसी ने 25 में एक्स पर्सन ने लिया और उसको अगर 45-50 में हार्ट अटैक आ गया हो एक्स पर्सन, yes. और इंश्योरेंस क्लेम हो गया पूरा, तो उसको वो फिर भी कवर्ड रहेगा ना, मतलब As long लैप्स नहीं होगा, राइट? अगर जब तक वो प्रीमियम भरना बंद नहीं करेगा, कंपनी को वो कवर करना ही पड़ेगा. तो 50 में अगर कुछ हुआ उसको, तो 60 में भी अगर कुछ हुआ तो 60 में भी वो क्लेम कर सकता है. आज इमेजिन कीजिए, मेरे फादर इज़ अ किडनी पेशेंट, ही इज़ गोइंग फॉर डायलिसिस. आज 10 साल से उनका हमारा लिया हुआ है, राइट? अभी 10 साल में उनको हार्ट का भी हमने एंजियोप्लास्टी भी कराया, सारे पैसे मिले हैं. तो कितना क्लेम हो गया? पूरा क्लेम कितना हो गया था? मतलब कम से कम अब तक उनका मेडिकल कॉस्ट पिछले 10 सालों में वुड हैव बीन मोर देन 10 lakhs. पूरा 10 lakhs क्लेम पूरा 10 lakhs आया है. और इसीलिए हमने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनका प्रीमियम अब लैप्स नहीं होना चाहिए. इसलिए हम कोशिश करके 2 साल का पॉसिबल होता है, 3 साल का बॉस आज ही भर दो, भूल से भी मिस नहीं करना है, क्योंकि एक बार मिस हो गया ना, कोई कंपनी अब उनको लाइफ में कभी भी इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा. तो इसीलिए अगर खासकर केस हो गया किसी में, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डोंट लैप्स दिस थिंग. अदरवाइज भी लैप्स नहीं करना चाहिए, हिस्ट्री टूट जाती है. और फिर नई कंपनी के पास जाओगे ना, फिर सारा डिस्क्लोज करो, सारा मेडिकल क्वेश्चनियर वगैरह सब भराओ. इट्स नॉट अ गुड सिचुएशन. इवन इफ यू वांट टू पोर्ट इट, पोर्टिंग क्या होता है कि आप एक इंश्योरेंस कंपनी से खुश नहीं हो और आप दूसरी इंश्योरेंस कंपनी में शिफ्ट होना चाहते हो बिकॉज द प्रीमियम इज लोअर और यू थिंक देयर सर्विस इज बेटर, यू कैन पोर्ट योर हिस्ट्री. तो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है, अगर आप हेल्दी होते हो ना तो ही पोर्टिंग लेती है. अगर आप जैसे अब इन माई फादर्स केस, इफ इज अ किडनी पेशेंट ना, नो अदर कंपनी विल बी विलिंग टू पोर्ट हिम, क्योंकि उनके लिए तो बहुत ज़्यादा रिस्क वाले पेशेंट हो गए ना, कस्टमर हो गए, तो वो लेंगी नहीं कंपनी. तो ये सब मौके आज ही हैं. आज मैं चाहूँ तो मैं अपने आप को पोर्ट कर सकता हूँ, बट मेरी वाइफ के केस में भी अगर मैं पोर्टिंग करना चाहूँ ना, तो दे विल आस्क फॉर द हिस्ट्री एंड आई हैव टू डिस्क्लोज एवरीथिंग. सो वन थिंग विच आई वांट टू गाइड टू आवर व्यूअर्स, पर्टिकुलरली विथ रिगार्ड टू हेल्थ इंश्योरेंस, प्लीज़ कुछ भी मत छुपाओ. बाद में आपको प्रॉब्लम आना ही आना है. क्योंकि आज सपोज आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेरी रैंडम एग्जाम्पल, राइट? आपने आज हेल्थ इंश्योरेंस ली, आपने अभी रियलाइज़ किया कि मुझे बीपी डिटेक्ट हुआ है, एक मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, और आप टैबलेट ले रहे हो बीपी का, बट आपने हेल्थ इंश्योरेंस में आपने वो लिखा नहीं. आप सोचोगे अरे मैं लिखूंगा तो प्रीमियम बढ़ जाएगा, ये कंपनी मना कर देगी, और अभी तो मुझे क्लेम लेना नहीं है 5 साल बाद. आपने लिखा नहीं है और आपने छुपा दिया उसको. 5, 7, 8 साल बाद क्लेम के लिए जाते हो आप, राइट? सपोज
आप डॉक्टर को तो कुछ छुपाओगे नहीं, डॉक्टर को तो आप बताओगे पूरी हिस्ट्री की मेरी कब से चालू, डॉक्टर आपसे पूछेंगे आपकी कब से बीपी है, और आपने डॉक्टर को एकदम सही से बताया और डॉक्टर के नोट्स में एक बार आ गया वहाँ पे, और आप क्लेम के लिए वो पेपर सबमिट करते हो, डॉक्टर के नोट्स और आपके जो क्वेश्चनियर में अगर डिफरेंस है कि आपने कुछ चीज़ छुपाया है, इट कैन कम एंड हॉन्ट यू। इसीलिए आई ऑलवेज से प्लीज़ डिस्क्लोज एवरीथिंग ऑन डे 1। तो ये एक रीज़न हो सकता है क्लेम नहीं मिलने का? यही मेन रीज़न होता है क्लेम नहीं मिलने का। एंड एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का जो पहला धर्म है, ये पहला रूल है जनरली वर्ल्ड ओवर, नॉट इन इंडिया, इज टू फाइंड अ ग्राउंड टू रिजेक्ट द क्लेम। कोई एक मौका ढूंढते हैं, देखो इट्स ए लॉस मेकिंग थिंग फॉर देम, तो वो कोई ना कोई मौका ढूंढेंगे कि आपका क्लेम हम कैसे रिजेक्ट करें। उनको एक मौका मिलना चाहिए, आप क्यों वो मौका दे रहे हो? इस सच आप स्मोकिंग करते हो तो लिख दो, मैं स्मोकिंग, आई स्मोक 4 सिगरेट्स ए डे और आई ड्रिंक एक्स अमाउंट ऑफ लिकर पर वीक। दे आस्क यू दिस क्वेश्चंस एंड राइट दे। क्या होगा? दो चीज़ होगी, या तो आज वो लोग रिजेक्ट कर देंगे, तो एटलीस्ट आप या तो छोड़ दो उनको, एज इन लिकर या स्मोकिंग छोड़ दो और फिर आप वापस अप्लाई कर सकते हो, या फिर वो इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ा देंगे। इफ़ यू एक्सेप्ट दैट प्रीमियम, एटलीस्ट उसके बाद पीस ऑफ माइंड तो है कि कंपनी को पता है कि आई स्मोक पर डे और आई च्यू टोबैको दिस मच और आई ड्रिंक। आपको फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव डिस्क्लोज इट प्रॉपरली। बट अगर आप डिस्क्लोज नहीं करते हो ना, सम डे इट विल कम एंड हॉन्ट यू। एंड वी हैव सीन लॉट ऑफ दीज थिंग्स विद आवर क्लाइंट्स, जिन्होंने हमने पूछा, बताया नहीं, और बाद में अचानक बोलते हैं अरे मुझे तो याद ही नहीं था। बट दैट डजंट वर्क। यू नो, अगर वो एक बार डॉक्टर के नोट्स में आ गया और वो पेपर्स इंश्योरेंस कंपनी को चले गए, फिर आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। फिर कंपनी हैज़ ऑल द ग्राउंड्स टू से कि बॉस आपने झूठ बोला था। What are some other reasons where these insurance companies reject the claims? सी एज ए सेड ना कि कंपनीज विल ऑलवेज फाइंड ए रीजन, बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस में भी बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, राइट। दे विल से कि ये जो आप करा रहे हो ये ये ज़रूरत नहीं था। जैसे कोविड के केसेस में अगर आपको डॉक्टर ने बोला एडमिट हो जाओ, तो आपने तो वही सुना, आपने एडमिट हो गए, बट इंश्योरेंस कंपनीज बोले कि हमारे डॉक्टर का पैनल के हिसाब से आपको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं थी, तो आपने ज़बरदस्ती की है और आपने की है। See, they will try and come down to reject. As I said, they will find a way. But if you are persistent and if you know that you are right, you are genuine, और आप उनसे फाइट करोगे ना, in 90% of the cases you will win. Only problem is that you have to be after them. 6 महीना हमारे साथ बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ ऐसे केसेस हुए हैं, 6 महीना उन्होंने क्लेम दिया नहीं है, लटकाए हैं, बट इन ऑल द केसेस वी हैव वन। समटाइम्स वी वेंट टू देयर ombudsman या consumer court या higher authorities. If you believe our claim was right, honest, we have gone to any extent and got the claim and they will give it. But होता क्या है कुशल, when you are a normal individual और आपने खुद से लिया है, that is why we normally say, खासकर हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस मैंने आपको बताया, अगेन गो थ्रू एन एडवाइज़र। सी देखो, इन्वेस्टमेंट्स ऐसी चीज़ है, म्यूचुअल फंड्स, हालांकि now many people may say I'm an advisor, I will always say, I generally believe you should always go to an expert in that particular thing. आज मुझे पॉडकास्ट कुछ सीखना है, I would like to come and ask you कि कुशल पॉडकास्ट, because you have been doing this for last 4-5 years. मैं आपकी तरह नहीं बन सकता, it will take me, either I learn from you and rise and become much faster, or I'll have to do a lot of experimentation, जो टाइम नहीं है, मैं गलती करूँगा। तो so I tell people कि take an expert help. Now imagine for health insurance, अगर आपने नहीं लिया और खुद से किया है, ऑनलाइन जाके आपने सस्ता समझ के खरीद लिया, यू हैव टू डू ऑल द होमवर्क एवरीथिंग, और आप हॉस्पिटल में खुद एडमिट हो और आपको ही फाइट करना है, पहले तो इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना है कि भाई मैं एडमिट हो रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, उस वक्त आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ये लास्ट थिंग यू वांट दिस ऑन योर टेबल। इसलिए एक अच्छा एडवाइजर जो होता है हेल्थ इंश्योरेंस में, द एजेंट रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ इज़ अ गुड एजेंट जो आपको अच्छी सर्विसिंग दे सकता है, भले ही आपका प्रीमियम थोड़ा बढ़ रहा है, बिकॉज you're going through that, I will say it is worth. और ये एजेंट्स कैसे कमाते हैं? इंश्योरेंस कंपनीज इनको कमीशन पे जनरली इन हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट्स earn 15% ऑफ योर प्रीमियम, 15 to 17%, विच आई स्टिल बिलीव इज रीजनेबल, बिकॉज देखो हो सकता है 5 साल आपको उनकी ज़रूरत नहीं हो, बट 1 साल जब ज़रूरत पड़ेगी और उन्होंने आपका सारा क्लेम ला के दिया है, दैट इज़ लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड। एंड दैट इज़ वाई आई वुड स्ट्रिक्टली से डोंट गो एंड बाय सेल्फ ऑनलाइन, बिकॉज उस वक्त आप इधर उधर भाग रहे होंगे, आप भूल भी जाओगे, वहाँ आपका इंश्योरेंस एजेंट आपके सब काम कर देगा। प्री हॉस्पिटलाइजेशन के भी जो एक्सपेंसेस थे, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी एक्सपेंसेस थे, और कंपनी के साथ बार बार कॉरेस्पॉन्डेंस करके आपका क्लेम ला के देना। हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं। तो इफ समवन वांट्स टू बाय अ हेल्थ इंश्योरेंस, तो कौन सी कंपनी का करना चाहिए? जैसे मैंने ICICI लोम्बार्ड का किया है।
सो अगेन इसमें थोड़ा सा रेपुटेशन इज इम्पॉर्टेंट. अनलाइक टर्म प्लान, here it is all the more important because there are few companies who are known for rejecting lot of claims. I don't want to name those companies because it's not appropriate. उनका क्लेम रेशियो पता चल जाता है. बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, टू गेट द बिजनेस दे लोअर द प्रीमियम, और आपको एक बार बना तो लेंगे, फिर 3 साल बाद अचानक प्रीमियम 100% बढ़ा देंगे. तो आपको या तो फिर दूसरी कंपनी ढूंढो वापस, नहीं तो फिर आप ये प्रीमियम करो. पहले बताते नहीं है क्या कि 3 साल के बाद 3 साल के बाद वो तो बोल सकते हैं कॉस्ट बढ़ गया, मैं क्या करूँ. और आप गए थे सस्ता ढूंढने. सी आज आप सपोज 40,000 रुपीज़ प्रीमियम पे करो एक XYZ कवर का, अचानक कल आपको ऑनलाइन मिलता है सेम पॉलिसी 30,000 में मिल रही है, तो आप क्या करोगे, 10,000 क्यों एक्स्ट्रा दूँ, मैं पोर्ट करा लेता हूँ. और आपने वो सस्ती के चक्कर में आपने करवा लिया, तो 3 साल बाद अचानक उस कंपनी ने आप डबल कर दिया, फिर आप वापस ढूंढो. इसीलिए दैट इज़ वेयर अ गुड एजेंट रोल और एन एडवाइजर रोल इज़, बिकॉज देखो जो एजेंट होता है, अच्छा एजेंट होता है, अगेन रिपीटिंग, नॉट जस्ट एजेंट, अच्छा एजेंट होना पड़ेगा, या अच्छा एडवाइज़र होना पड़ेगा, जिसका रात दिन काम है इंश्योरेंस क्लेम सेटल करना. वो 10 कंपनीज को स्टडी करते हैं, आपके लिए कौन सी बेस्ट पॉलिसी है वो ढूंढ के ला के देते हैं, और आपको सर्विसिंग देते हैं. तो दैट प्रीमियम विच यू पे इज़ वर्थ. ओके, सो देर आर फ्यू कंपनीज जो कम करके फिर आपको बाद में कोई ना कोई फ्रिवलेस रीज़न के कारण वो क्लेम अटकाती है, फिर आपको फाइट करना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा. द टाइम यू लूज अप इन ऑल दिस थिंग इज़ नॉट वर्थ इट. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. मैं एक इससे भी बात कर रहा था, लाइक फ्रेंड से, एंड ही वर्क्स इन द मेडिकल इंडस्ट्री, हॉस्पिटल में एक्चुअली. तो ही वॉज टेलिंग मी दैट ये जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, कोविड में इन्होंने बहुत ज़्यादा मैसिव रेवेन्यू ग्रोथ दिखा दिया, बिकॉज एवरी वन यूज टू गो इन द हॉस्पिटल्स एंड ये लोग कुछ भी चार्ज करते थे. नाउ व्हाट हैपेंड दैट दीज हॉस्पिटल्स टू मेंटेन देयर रेवेन्यू ग्रोथ दे हैव टू नाउ इंक्रीज देयर बिल्स एंड मेडिकल एक्सपेंसेस. तो इसकी वजह से क्या होता था, इंश्योरेंस कंपनीज बोलते थे कि आप इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, एंड इन रिटर्न द प्रीमियम्स ऑल्सो got increased. Yes. So this was one of the main reasons कि healthcare inflation जो 14% है was happening. Right. So इंडिया में बहुत सारी करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, चाहे हेल्थ केयर हो, बिकॉज हेल्थ केयर के कॉस्ट बहुत इन्फ्लेट हो जाते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी को भी वो इन्फ्लेट करना ही पड़ता है. फाइनली हम सभी उसका कॉस्ट भर रहे हैं, राइट? चाहे आप उस इंश्योरेंस उसकी बेनिफिट ले रहे हो नहीं हो, कॉस्ट तो हम सब भर रहे हैं प्रीमियम के तौर पे. दिस इज़ वेयर गवर्नमेंट हैज़ टू इंटरवीन, बट जब तक गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ नहीं करती है, वी ऑल विल हैव टू बेयर द ब्रंट ऑफ दिस. आई वुड से स्टिल इट इज़ बेटर टू बी कवर्ड रादर देन, सी आप नहीं लोगे तो जाके तो भी आपको हायर कॉस्ट तो देना ही पड़ेंगे. ऐसा नहीं है कि आपका इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है और कंपनी आपको कम सस्ते में ट्रीटमेंट कर रही है. कंपनी तो जो हॉस्पिटल है वो तो वही चार्ज करेगी. तो इससे अच्छा है, आज जैसे इन माई अंकल केस 5 लाख अगर नहीं होता तो भी मुझे भरना ही पड़ता. तो इससे अच्छा कम से कम ठीक है, मेरा प्रीमियम ज़्यादा लग रहा है, एटलीस्ट आई हैव पीस ऑफ माइंड. उनका 40 लाख का कवर है, तो मुझे अब 10 साल के लिए कोई टेंशन तो नहीं है. राइट. सो यू हैव टू डू इट. मतलब करेक्ट. एंड वो लास्ट चीज़ जो डिस्कस करनी थी, आपने बताया टॉपअप एंड सुपर टॉपअप. ये रहा. हाँ, उसका क्या मतलब? सो टॉपअप में क्या होता है, जनरली वी रिकमेंड, देखो कुशल, बॉम्बे दिल्ली जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, एज ए फैमिली ऑफ 4 पीपल वी नॉर्मली से आपका 25 लाख का मेन बेस कवर होना चाहिए, 25 लाख का बेस कवर. मेरा 25 का ही. आपका 25 का है, वेरी गुड. एंड जितना जल्दी आप ले सकते लो. अब सपोज कुशल आपको और हायर अमाउंट करना है, ठीक है, द स्मार्टर थिंग वुड बी टू गो फॉर ए लेट्स से 50 लाख एडिशनल प्लान, एंड दैट्स कॉल्ड टॉपअप और सुपर टॉपअप. तो टॉपअप और सुपर टॉपअप में क्या डिफरेंस होता है? टॉपअप में जैसे हम पहले बात करते हैं, सपोज आपका 25 लाख का है, और आपका इस केस में जैसे बताया कि टॉपअप कवर 10 लाख का आपने और लिया, और आपका मेन प्लान था 5 लाख का. इसको मैं ये कर देता हूँ. सो आपका मेन प्लान था 5 लैक्स, और आपने एक टॉपअप 10 लाख का खरीदा विथ 5 लाख डिडक्टिबल. 5 लाख डिडक्टिबल का मतलब होता है पहले 5 लाख पे कंपनी आपको, जो जहाँ से आपने टॉपअप खरीदा वो आपको पहले 5 लाख पे कुछ नहीं देगी. तो आपका फर्स्ट केस में सपोज क्लेम आया 8 लाख रुपए का, तो पहले केस में क्या होएगा, 5 लाख आपको पुरानी कंपनी देगी और 3 लाख आपको टॉपअप देगी. गॉट इट? या. सुपर टॉपअप में क्या होता है, सेम सुपर टॉपअप आपने खरीदा 10 लाख रुपए का विथ 5 लाख डिडक्टिबल. तो इसमें क्या होगा, पहले केस में 5 लाख आपको पुरानी कंपनी देगी, 3 लाख देगी. इस केस में सुपर टॉपअप और टॉपअप दोनों ने सेम दिया है. पुरानी कंपनी मतलब जहाँ तो पे वही सेम है. नहीं, यू कैन बाय टॉपअप एंड सुपर टॉपअप फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज ऑल्सो. ओके. बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड टू बाय फ्रॉम द सेम कंपनी. द रीजन वाई आई एम सेइंग, बिकॉज सेम कंपनी में क्या होगा, आपको जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, एक ही बार एक ही कंपनी को देना है, वरना दूसरी कंपनी भी आपसे सेम डॉक्यूमेंटेशन मांगेगी. वो थोड़ा हैसल हो जाता है. तो दैट इज़ वाई वन रीज़न आई से. नाउ सेकेंड थिंग, सपोज आपका 5 लाख का बेस कवर था,
सिनेरियो 2 में क्या हुआ, आपके 2 क्लेम आए साल में 4-4 लाख के। तो पहले केस में क्या होगा, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी विल पे 4 लाख इन द फर्स्ट क्लेम, आपकी जो बेस पॉलिसी थी, और सेकंड क्लेम में आपको 1 लाख ही देगी और आपका बेस कवर खत्म हो गया। टॉपअप आपको कोई पैसा नहीं देगा, क्योंकि टॉपअप में रूल था कि 5 लाख के नीचे अगर कोई भी क्लेम आता तो मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा आपको टॉपअप में। सुपर टॉपअप क्या बोलता है, 5 लाख तक मैं आपको नहीं दूंगा, 5 लाख के ऊपर मैं दूंगा। तो आपके 1 साल में टोटल क्लेम क्या है, 8 लाख का। 8 लाख का आया तो 5 लाख आपको फर्स्ट दे दिया और 3 लाख आपको सुपर टॉपअप दे दी है, क्योंकि टोटल 5 से ज़्यादा है। टोटल आपका साल में 5 से ज़्यादा है, समझ गया। राइट। तो इसलिए हम लोग कहते हैं सुपर टॉपअप लेना चाहिए। सुपर टॉपअप का प्रीमियम थोड़ा एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू टॉपअप, बट स्टिल इट इज़ फार वर्थ देन दिस। नाउ लेट्स लुक एट द फाइनल सिनेरियो। सिनेरियो 3, फर्स्ट क्लेम ऑफ 8 लाख एंड सेकंड क्लेम ऑफ 4 लाख। तो आपका जो हेल्थ पॉलिसी था वो 5 लाख का था, तो वो उसने आपको दे दिया, और टॉपअप प्लान आपको 3 लाख का देगा, क्योंकि टॉपअप ने क्या बोला, मैं 5 लाख तक नहीं दूंगा, 5 लाख के ऊपर मैं दूंगा, तो टॉपअप ने आपको 3 लाख दिया। करेक्ट। बट जो सेकंड क्लेम आया 4 लाख का, वो आपको नहीं देगा टॉपअप, क्योंकि टॉपअप एक ही बार देता है साल में। सुपर टॉपअप में क्या होएगा कि पहला क्लेम जो आपको आया वो 5 लाख में आपने बेस पॉलिसी यूज़ की और 3 लाख आपने सुपर टॉपअप से लिया, और सेकंड टाइम जो 4 लाख भी आया ना, वो भी आपको सुपर टॉपअप ने दिया, क्योंकि सुपर टॉपअप पूरे साल में 5 लाख डिडक्टिबल बोलता है, तो 5 लाख डिडक्टिबल आपका पहला क्लेम में ही हो गया था, तो इसलिए पूरा 4 लाख भी सुपर टॉपअप ने दिया। तो सुपर टॉपअप में इस केस में आपको 8 लाख रुपए मिले। तो कौन सा फिर सुपर टॉपअप ही लेना चाहिए ना? एग्जैक्टली, नो ब्रेनर। और उसका प्रीमियम ज़्यादा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब अगर सपोज जैसे आपका 25 लाख का बेस कवर है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, जब आप सुपर टॉपअप लेने जाते हो तो कंपनी पूछे आपको डिडक्टिबल क्या रखना है, 1 लाख रखना है, 3 लाख रखना है, 5 लाख रखना है, 10 लाख। आपके केस में आप क्या रखोगे, आप तो 25 लाख भी रख सकते हो कि 25 लाख तक तो मेरा बेस पॉलिसी आएगा। तो अगर आप 25 लाख डिडक्टिबल रखते हो तो आपका प्रीमियम बहुत सस्ता हो जाएगा। जितना कम आप डिडक्टिबल रखते हो, यानी इफ़ यू से 5 लाख की डिडक्टिबल रखो तो आपका प्रीमियम बढ़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट इन योर केस, बिकॉज सी बहुत आपके केस में 25 लाख है, बट बहुत सारे केसेस में बेस पॉलिसी 5 लाख की होती है, 10 लाख 5 लाख 5 लाख की, तो वो 5 लाख की डिडक्टिबल रखेंगे, जिसकी 10 लाख की वो 10 लाख की रखेंगे। सुपर टॉपअप कंपनीज कहाँ पैसा बनाती है, क्योंकि 99% जो क्लेम आते हैं ना इंडिया में 1 लाख 2 लाख 5 लाख के रेंज में आते हैं। 10 लाख के ऊपर के कितने क्लेम आते हैं, वो 2% होते हैं, इसीलिए द प्रीमियम्स आर मच चीपर फॉर हायर डिडक्टिबल अमाउंट। तो 25 लाख में जाओगे तो और सस्ता हो जाएगा। तो जो आपका बेस पॉलिसी है वो डिडक्टिबल होना चाहिए, उसके ऊपर आप 1 करोड़ का भी ले लो, तो टेक्निकली आपका 1 करोड़ प्लस 25 लाख 1.25 करोड़ का हो गया। एंड यू, और उस 1 करोड़ पे आप जो प्रीमियम दोगे, इसके लिए आप क्या प्रीमियम दे रहे हो अभी आप 25 लाख के लिए? ये प्रीमियम चल रहा है 13,000 पर एनम। 13,000 ना, तो वो 1 करोड़ के लिए आपका हार्डली 25 लाख 25 लाख के लिए वो आप टॉपअप सुपर टॉपअप लेने जाओगे ना, 1 करोड़ विद 25 लाख डिडक्टिव। आई एम जस्ट गिविंग अ रैंडम दिस थिंग, आई एम नॉट चेक्ड, हार्डली 3-4 हज़ार रुपया प्रीमियम आएगा साल का पर एनम। पर एनम। फिर तो बेनिफिशियल है सुपर टॉप, इसलिए इट्स अ नो ब्रेनर, यू शुड गो फॉर इट टुडे। ना वो कब कम आएगा, ऐसा नहीं कि इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेज आज की डेट में आपको 1 करोड़ नहीं होगा अनलेस वी हैव वेरी सुपर इलनेस लाइक कैंसर, बट एक्सीडेंट हो गया तो तब तो कुछ भी आ सकता है, मेजर एक्सीडेंट। दैट इज वेयर दिस सुपर टॉपअप्स आर फार मोर बेनिफिशियल, राइट? गॉट इट। सो हैव अ बेस पॉलिसी ऑफ 20-25 लाख एंड देन गो फॉर सुपर टॉपअप। गॉट इट। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आज मेरे को लगता है कि बहुत सारी चीज़ें करनी है मेरे को घर जाके। एक तो सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस लेना है, Correct. उसके बाद सुपर टॉपअप लेना है। बिल्कुल। और ये पॉडकास्ट जल्दी अपलोड करना है ताकि ज़्यादा लोग इसमें से बेनिफिट हो। Right. एक फाइनल चीज़ मैं बताना चाहता हूँ विच इज़ क्रिटिकल इलनेस कवर। Right. 2 चीज़ और छोटी छोटी चीज़ें हैं। क्रिटिकल इलनेस कवर क्यों ज़रूरी है, बिकॉज आज हमने देखा है कि बहुत सारे फैमिलीज़ में क्या होता है, ये सब क्रिटिकल इलनेसेस बहुत कॉमन हो गई हैं, कैंसर, बाईपास। 40-45 में आजकल हमने बाईपास देखे हैं, सब देखे हैं। जब तक आप हेल्दी रहते हो ना, आपके जितने भी सपने हैं ना, सब आप कर सकते हो, लेकिन जिस दिन हमारी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट ऐसा कुछ आ जाता है ना, आपके सारे प्लान्स रुक जाते हैं। अगर सडनली मुझे ये किसी को भी XYZ को कैंसर डिटेक्ट हो गया, तो फिर वो अगले दिन कंपनी का टर्नओवर नहीं सोचेगा, वो पहले कैंसर को सोचेगा, और उस चक्कर में क्या होता है 2-3 साल 4 साल 5 साल आपके लग जाते हैं इलाज कराने में, ये माइंड शेयर वहाँ चला जाता है। तो समवेयर यू आर लूजिंग योर इनकम, समवेयर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, एंड दैट इज़ वाई क्रिटिकल इलनेस केयर इज इंपॉर्टेंट। आप अगर वो कवर लेते हो, द डे यू आर डायग्नोस्ड, इफ यू हैव टेकन अ लेट्स से 25 लाख कवर, सो आई वांट टू शो यू, ये मेरी पॉलिसी है, 25 लाख रुपए का क्रिटिकल इलनेस कवर मैंने लिया था 2012 में। 25 लाख का प्रीमियम क्या था कुशल? 5,927। हर साल मुझे 5,927 भरना है। अगले 30 साल
मुझे अगर ये कोई बीमारी डिटेक्ट हुई तो कंपनी मुझे जिस दिन डायग्नोसिस पे हुई मुझे 25 लाख रुपए लमसम मिल जाएंगे, इवन इफ आई डोंट गो फॉर ट्रीटमेंट। अच्छा, ओके, तो ये मतलब टर्म इंश्योरेंस जैसा ही हो गया। Yes. Critical illness. The day you are diagnosed, company will pay you this much whether you go for treatment or not. आप ट्रीटमेंट के लिए जाओगे तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको रीइम्बर्स करेगी। ये क्यों काम आती है? बिकॉज यू माइट हैव लॉस्ट मनी इफ यू आर नॉट अटेंडिंग योर जॉब और बिजनेस, आपकी फैमिली को एक लमसम मिल जाती है। तो इसलिए क्रिटिकल इलनेस कवर इंपॉर्टेंट तो है। ये टर्म इंश्योरेंस में नहीं होता क्या ऐसा ये कुछ? टर्म इंश्योरेंस में राइडर में ले सकते हो, okay. या आप स्टैंड अलोन क्रिटिकल इलनेस कवर भी ले समझ सकते हो गया। 50 लाख तो का, क्या 1 लेना करोड़ चाहिए का। आपके हिसाब से? सो मेरे हिसाब से टर्म इंश्योरेंस में लेते हो तो आपको चीपर पड़ता थोड़ा। अच्छा, ओके। हाँ, बट आपके अगर आपको मालूम है कि आपकी फैमिली में ज़्यादा हिस्ट्री है और कैंसर हुई है तो देन बाय क्रिटिकल इलनेस कवर सेपरेटली अपार्ट फ्रॉम द हेल्थ इंश्योरेंस कवर। Yeah. सो मैंने यहाँ पे लिया था, और इसके अलावा मैंने एक और 27 लाख रुपीज़ का पर्सनल एक्सीडेंटल, और दूसरी कंपनी से एक नीचे आप देखो 10 लाख रुपए का और क्रिटिकल इलनेस, राइट। वो भी ले लिया था। एंड फाइनली मैंने एक और क्या किया है कुशल, लुक एट दिस, आई हैव टेकन दिस इज अगेन सॉरी दिस इज अ पर्सनल एक्सीडेंटल इन दिस, आई हैव टेकन दिस कवर। इफ़ यू लुक एट दिस कवर, दिस इज एक्सीडेंटल कवर डेथ बेनिफिट। कितने का कवर आप देखो, 1 करोड़ का प्योर एक्सीडेंटल डेथ कवर है, विच मीन्स दिस इज अ सेपरेट कवर फ्रॉम अ टर्म प्लान। आई कुड हैव टेकन इन फॉर्म ऑफ राइडर, वो भी लिए मैं, बट ये मैंने एक अलग से और लिया कि अगर मेरी ट्रैवलिंग बहुत है और मुझे कुछ हो, डेथ हो जाती है तो फैमिली को 1 करोड़ मिलेगा, बट डेथ नहीं होती है, टोटल डिसेबलमेंट होती है, तो 15 लाख रुपए मुझे ये पर्सनल एक्सीडेंटल कवर से मिलते हैं। राइट, वाई एंड व्हाट इज़ माई प्रीमियम पर एनम? 11,000 रुपये, कुछ भी नहीं है। 1 करोड़ का मुझे 2000 क्या एक्स्ट्रा? क्या चीज़? अच्छा, जीएसटी, ओके। वो जीएसटी है। राइट, 13,000 का हो गया। हाँ 13,000 का हो गया। बट ये सब है ना, ये सब चीज़ बहुत बेनिफिशियल रहती है, खासकर मैं उनको बोलता हूँ जिनका ट्रैवल, रोड ट्रैवल बहुत ज़्यादा है ना, Yeah. उनको तो सोचना भी नहीं चाहिए। बाय अ प्योर प्ले एक्सीडेंटल पॉलिसी विच इंक्लूड्स योर परमानेंट डिसेबलमेंट, टेम्परेरी डिसेबलमेंट और डेथ इन योर लाइफ, दैट द फैमिली गेट्स एक्स्ट्रा अमाउंट इन दोज केसेस। सो फर्स्ट टर्म प्लान, सेकेंड हेल्थ इंश्योरेंस, थर्ड क्रिटिकल इलनेस एंड फोर्थ एक्सीडेंटल कवर। ये 4 अगर आपने ले ली ना, बाय एंड लार्ज यू हैव कवर्ड योर रिस्क फाइनेंशियली, एंड बिलीव मी इट डजंट कॉस्ट यू अर्थ। दीज आर वेरी रीजनेबल अमाउंट। उसके बाद जो बचती है आप आराम से SIP करो, PPF करो, जो करना है करो आपको, मतलब पीपीएफ नहीं, आपने क्या बोला था? ELSS। मैं नहीं बोलूँगा बट आपको जो करना है करो, बट अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो पहले। Correct. ये बहुत ज़रूरी है। एंड फर्स्ट थिंग अगेन, टर्म में आपको एक दिन का भी डिले नहीं करना चाहिए। आफ्टर दिस इंसिडेंट माई फैमिली, आई डोंट इवन लाइक टू डिले फॉर अ डे। एंड आफ्टर दिस पॉडकास्ट आई एम नॉट गोइंग टू डिले Yeah. नाउ। थैंक यू सो मच, बहुत ही मजा आया बात करके, सुपर इंसाइटफुल। Thank you. यस। We have a one hand for you. Which one? These are luxury chocolates. अरे, for a luxurious. Thank you.